पंडित जी मंत्री बने और अक्सर मैं उनके साथ फील्ड में रहता था, साथ में था कि शाम के टाइम वो जब घर आए, खाना खाया उन्होंने, मैं उनके रूम में गया, उनके बैठा तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने क्या सोचा अपनी लाइफ में। अच्छा इंसान जो बन गया ना, वो समझो कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया। Hey everyone, my name is Navjot Singh and you are watching the Navjot Singh Show. Welcome to the episode 53 of this amazing podcast series. हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कुछ ऐसी चुनिंदा शख्सियतों से आपको रूबरू कराया है जिन्होंने अपने प्रतिभाशाली जीवन से, अपने एक उत्कृष्ट लीडरशिप से हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। और हमारे आज के गेस्ट ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। He is one of the rising political leaders of Jammu and Kashmir. And personally, it is going to be an emotional podcast for me because he happens to be my Chachuji as well. So please welcome our today's guest, Janab Suresh Sharma ji, who happens to be DDC Mera Mandria. So welcome to the podcast, sir. हेलो नवजोत जी, बहुत कैसे हैं आप? बहुत ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया सर। और ठीक से आगे? ऑल वेल सर। रास्ते में कोई परेशानी नो सर, ऑल वेल सर। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मैं काफ़ी सब लोग ठीक हैं? ऑल वेल। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि हम ये एक कॉन्वर्सेशन करें, आपसे गुफ्तगू करें, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या आपका जो पॉलिटिकल करियर है, प्लस दादू जी के बारे में, पंडित बाबा पंडित गोविंद राम जी, उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल और उनकी जो एक लेगेसी रही है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करें। तो सबसे शुक्रिया। जी, थैंक यू। तो सर पंडित बाबा जी के बारे में कुछ अगर आप बताएं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, क्योंकि वो दादू जी और वो बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, तो कुछ अगर उनके बारे में आप बताएं। हाँ देखिए, जैसे आपने पंडित जी के बारे में बात की है और वहाँ अपने दादू जी का भी जिक्र बीच में किया है, तो बड़े अच्छे भाइयों की तरह उनका रिलेशन था। जी। आपके दादू हमेशा पंडित जी के छोटे भाई समान थे। जी बिल्कुल। पंडित जी इतना स्नेह उनका आपस में था। जी। तो आपने पंडित जी का जिक्र किया है, तो यही हमारा गांव विलेज मांदरिया, यहाँ भी हम खड़े हैं। तो यहाँ 17 अगस्त 1930 को उनका जन्म हुआ था। उस समय का मांदरिया और आज का मांदरिया जमीन आसमान का अंतर है। तो काफ़ी जीवन में उन्होंने संघर्ष किया। जब वो इस गांव में जब उनका जन्म हुआ, तो उस टाइम भारत जो है वो ब्रिटिश रूल था, भारत गुलाम था। स्वाधीनता हमारी नहीं थी, डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं थी। और इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। जो पंडित जी अक्सर हम उनसे पूछते थे कि हम दफ़ा उनसे चर्चा होती थी, तो कभी इतना मौका नहीं जीवन में मिला। जीवन के अंतिम समय जब वो थोड़ा बाहर उनका आना जाना कम होता था, तो अक्सर हम उनके तबीयत भी उनकी नासाज रहती थी। हाँ नहीं, तबीयत तो उनकी वैसे ठीक ही रही, पर फिर भी जब उनको लगा कि नहीं, तो मैक्सिमम हमने बचपन से उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। लास्ट के 2-3 साल जो है वो थोड़ा उन्होंने घर में गुजारे, जाते थे बाहर बट उतना नहीं। तो उस दौरान उनसे काफ़ी हमारा बैठना होता था। 3 दफ़ा उनसे काफ़ी बातें जो है हम जानना चाहते थे कि, तो मेरे दादाजी जो थे वो बिजनेसमैन थे। ओके, उनका नाम अगर आप वो पंडित जगन्नाथ शर्मा जी। तो उनकी यहाँ पर शॉप थी। ये हमारा मजूर आगे जो गाँव है, मैरा मांदरे का ही आगे गाँव है। अच्छा, मैरा मजूर। यहाँ पे वो दुकान करते थे। और उस समय वो बताते हैं कि जो मेन मार्केट हुआ करती थी सियालकोट, लाहौर बिल्कुल और अमृतसर,
उस वक्त की कुछ अगर मतलब अगर हम याद करें, क्योंकि जी, जी। देखो भारत और पाकिस्तान आज़ादी से जी, बाद जी, बना है जी, दो जी, देश। जी, 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 वो जी। तो अंग्रेजों ने एक रेड क्लिफ लाइन एक खींच दी, तो बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल, कितनी बिल्कुल, बिल्कुल। एक अनइमोशनल, जी, क्योंकि जी। उन्होंने ऐसी लाइन डाली जी, जी। दो दिलों के टुकड़े कर जी, दिए। जी, जी, जी। तो उस वक्त दादू जी आपके या पंडित बाबा जी वो जी। बताते थे कुछ ऐसी बातें कि सियालकोट और हमारे जैसे छम का इलाका हाँ, है, हाँ, बिल्कुल, उधर चला बिल्कुल, गया, बिल्कुल। तो कुछ ट्रेड होता था, लोगों का आना जाना होता था। वही मैं आगे उसी बात पे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो पंडित जी बताते थे कि दादाजी जो है वो यहाँ पे दुकान करते थे, हम्म। और सियालकोट, लाहौर, अमृतसर, हम्म। कुछ गुजरांवाला एरिया पाकिस्तान का, वो भी राइट शायद यहाँ से पास ही था। राइट राइट राइट। वहाँ भी काफ़ी हमारे बुजुर्ग जो है वहाँ पे काम किया करते जी थे। जी जी। तो यो दादाजी की दुकान थी, वो बिल्कुल उस समय सड़कें तो होती नहीं थी, जी बिल्कुल। गाड़ियों का चलना तो होता नहीं था, पैदल ही लोग चलते जी, थे, जी। घोड़ों पर सामान का लेना, इधर से उधर, इधर से उधर। तो उनकी जो दुकान थी वो बिल्कुल रास्ते में थी, ओके। और सियालकोट से, रियासी से, जितना भी हमारा ये डिस्ट्रिक्ट रियासी है, दूर दराज का जितना क्षेत्र हाँ है, जी हाँ जी। वहाँ से लोग यहीं से निकलते थे। ओके, ये पूरा रूट था, ये पूरा रूट ट्रेड था, रूट था। पूरा ट्रेड रूट था। हम्म। यहाँ से वो जाते थे सियालकोट, और वहाँ से सामान लेके आना अमृतसर की, जम्मू की। राइट। फिर आगे वो बताते थे कि जी हमारी जो रणवीर कनाल है, नहर में किश्तियों के माध्यम से सामान जो अच्छा, है वो। देखिए सर, तब हाँ। तब इनलैंड ट्रांसपोर्ट था। बिल्कुल, अब बिल्कुल। देखिए बिल्कुल अब कोई किस्सा नहीं। ठीक है ना। अब मैं ब्रह्मपुत्र किश्तियों में, हाँ, असम बिल्कुल, में था, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। इनलैंड ट्रांसपोर्ट फेरीज जी, चलती जी, हैं। जी, जी, हमारे जी। यहाँ क्यों नहीं चलती जी, है? जी, जी, उस जमाने की बात में देखो बता अभी रहा नहीं चल रही है। हूँ। तो वो दुकान करते थे और लोगों का आना जाना काफ़ी। जी जी। तो पंडित जी 15 साल उनकी एज थी जब दादाजी दुनिया से चले गए, बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो गई। 1945। हाँ। तो वो बताते हैं कि दुकान जो उनकी थी, और लोगों का आना जाना रहता था, कोई लोगों के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी तब। जी जी। पीने का पानी जो है लोगों को तालाबों से पीना पड़ता था। ओके। जहाँ रिवर चनाब हमारा पास में है, तो कुछ एफर्ट्स करते थे जो हमारे उस टाइम Local leaders के थे। यंगस्टर थे, वो जाते थे दरिया से पानी लेके आते थे। ओके ओके तो पीने का पानी जो है वो तालाबों का और दरिया चनाब से खुद ही लाना पड़ता था। ओके ओके और रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो कोई सड़कों का नामो निशान कहीं नहीं था। ओके ओके। हेल्थ केयर की बात करें तो कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। स्कूलों की बात करें तो कहीं स्कूल नहीं दिखते थे। बाला में हम सुनते हैं, जी जी। पंडित छोटा सा वो तो पंडित जी मेन उसी बस स्कूल में जाते थे, मेन बस स्टॉप में। अब वही स्कूल में वो पढ़े थे। हम्म। बाला के प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। हाँ हाँ। बाला में वो कहते हैं कि आपके दादू जी भी हाँ हाँ। वही शायद पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बता रहे थे कि हाँ। इंटरव्यू उनका भी किया था मैंने अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अखनूर ही जाया करते थे पैदल ही। कोई किसी भी टाइप का कोई उस टाइम कोई फैसिलिटी नहीं थी। ओके। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन था, जी जी। काफ़ी कठिनाइयों भरा जीवन था। जी जी। और मेहनत मजदूरी से ही लोग अपना गुजारा जो है वो चलाते थे। कहते हैं कि पैसा उस समय नहीं दिखता था। ओके। पंडित जी से करेंसी हम, हाँ, बहुत करेंसी बिल्कुल बहुत बार्टर कम। होता था ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी मेरे क्या करते थे कि अप्रैल का महीना जब होता था, बैसाखी के बाद, बैसाखी से लेके जुलाई जब तक बरसात पीक पे ना हो जाए, रास्ते में 3-4 उन्होंने पॉइंट जो है वो फिक्स किए होते थे। ओके। क्योंकि ये रियासी तक लोगों को आना जाना था, जी जी। ट्रेड यहीं से हुआ यही करता था। आपने बताया। तो पीने का पानी कहीं रास्ते में मिलता नहीं था। वो क्या करते थे कि चिनाब दरिया से उन्होंने 2-3 लोग डिप्यूट किए होते थे। ओके। चिनाब दरिया से पानी जो है वो दादू जी आपके है ना? यस, मेरे जो दादाजी थे पंडित जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। वो पे पानी वहाँ पे दरिया चिनाब से ठंडा पानी वहाँ पे लगवाते थे, ठीक ठीक ठीक। ताकि आने जाने में किसी भी को कोई प्यास सोशल हो तो- सर्विस हाँ, एक तरह बिल्कुल इस तरीके की उनकी सोच सोच थी। सोच थी। उसके बाद उनका निधन हो गया। जी। पंडित जी कहते हैं कि मेरा राजनीति में आने का वो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा या राजनीति क्या है, कभी इस पर कोई विचार भी नहीं था। वो कहते हैं कि उस समय जो समाज के अंदर फ्रीडम नहीं था। जी जी। फ्रीडम इन द Rights सेंस नहीं के थे। राइट्स नहीं थे। फ्रीडम मीन्स के कुछ ऊंच चंद ऊंच नीच थी। ऊंच नीच थी, भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था, ओके। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। इस तरीके का माहौल भी उन्होंने अपने जीवन में देखा है। और फर्जी जो है लोगों के ऊपर कोई केसेस वगैरह चलाना, मुकदमेबाजियाँ करना, जिन लोगों का चंद लोगों का जो है समाज के ऊपर
दबदबा रहता था, जिनका बोलबाला था, दूसरे लोगों को उठने नहीं देना। ओके, शाहूकारी निज़ाम भी काफ़ी समाज पे हावी था। उस वक्त हम देखते थे ना, हम हिस्ट्री की किताबों में हमने हाँ। पढ़ा है कि वो जो मनी लेंडर होते थे, हाँ, हाँ। पहले तो वो ब्याज बिल्कुल, पे आपको बिल्कुल, पैसे देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उस ब्याज को अदा करने के लिए कुछ और पैसे देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपकी बहुत- ज़मीन हड़प लेंगे। बल्कि पंडित जी ये बताते थे कि जिसने एक बार शाहूकार से उधार ले लिया, हो गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी, उसका उधार ख़त्म नहीं हो पाता था। क्यों बही खाते भी वो अपने हिसाब से यस, मैनिपुलेट करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? और कहीं कहीं जागीरदारी निज़ाम भी था, जी जी जी। वो भी उसके बारे में भी वो बताते थे अच्छा, कि जागीरदारी निज़ाम हम पूछते थे वो हमारे क्या। यहाँ हमारे इलाके में किस तरह का? हमारे एरिया में इतना नहीं था, कहीं कहीं था। ओके, तो उसके बारे में हमने उनसे पूछा भी ये जागीरदारी निज़ाम क्या था, इसके क्या अंदर क्या था जी ये। जी जी। तो वो बताते थे कि एक ही बंदे की लैंड, ओके, तो बाकी सारे उसमें लेबर हो गए। लैंडलेस लेबर। यस, लेबरर्स। ओके, और वो उसमें काम करते थे, उस पर उनका जितना राइट बनता है उनको राइट भी उनका नहीं दिया जाता था। इस तरीके का इंजस्टिस, मतलब एक एक्सप्लॉयटेशन होती थी। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा। तो वो कहते थे कि मैं जब देखा कि ये किस किस्म का जीवन है, जी जी। भेदभाव क्यों है, हम्म, छुआछूत क्यों है, जो गरीब है उसको बिल्कुल ही ख़त्म क्यों किया जा रहा है। हम्म, वो कहते हैं कि ये चीज़ें देख के मुझसे रहा नहीं गया। हम्म, मैंने मेरे मन से अंदर से एक आवाज़ मुझे आई कि क्यों ना मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उठूं, खड़ा हो जाऊं। कहते हैं कि वो उस परमपिता परमात्मा की ओर से मेरे अंदर कोई ऐसी आवाज़, इतनी शक्ति जो है अंदर मेरे आई, जो दादाजी का बिजनेस था उनके जाने के बाद वो सारा छोड़ दिया। वो कहते हैं ना, अगर जिंदा हो हाँ। तो जिंदा नजर आना बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ वो सारा कुछ उन्होंने छोड़ दिया, वो साइड पे रह गया सारा। ठीक। उसके बाद वो सोशल रिफॉर्म के लिए आ गया। तो सर, हम बात कर रहे थे पंडित गोविंद राम जी के बारे में, जिनकी अपनी पॉलिटिकल लीनिएज और लेगेसी बहुत ही रिच है। आप बता रहे थे कैसे वो पहले वो अपने दादाजी के साथ बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते थे, बट समाज में होते हुए भेदभाव और जो इनजस्टिस को देखते हुए ही लेफ्ट ऑल दैट एंड केम टू पॉलिटिक्स। तो वो पॉलिटिक्स की दादाजी की जर्नी शुरू कैसे हुई? वही मैं बात बता रहा था। तो इन चीज़ों के अगेंस्ट जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो लोगों को भी एक रोशनी की किरण कहीं दिखी, ओके। क्योंकि जो लोग मजाटी में थे वो ज़्यादातर दबे कुचले लोग थे, हम्म, कोई आवाज़ उनकी उठाता नहीं था। जी जी जी। तो कहते हैं कि जब मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा हुआ, हम्म, मेरे पीछे कारवां कैसे बनता गया मुझे कुछ पता नहीं। राइट। वो लोगों का प्यार और सपोर्ट, एक वो कहावत कहते हैं ना, हम तो अकेले ही चले थे जी, जानिबे जी, मंजिल जी। मगर, हम सफर मिलते गए कारवां बढ़ता गया। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरीके का कारवां बढ़ता गया। कहते हैं कि बढ़ते बढ़ते चलते चलते समाज के अंदर बहुत सी चेंजेस लाना स्टार्ट हो गए, जी जी। शुरू हो गई। काफ़ी चीज़ों को ये समाज, किस सन की बात कर रहे हैं जब उनका रुझान राजनीति की तरफ हुआ? ये आप ले लो 51 टू ओके। 50, ठीक है ना, 20-21 साल उनकी एज रही होगी। 51, 52। माननीय उस समय पंडित रामलाल शर्मा जी थे। रामलाल शर्मा जी। रामलाल शर्मा जी, ये 1952 की फर्स्ट इलेक्शंस 52 में हुई थी बिहार। यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पहले में। आइंसाइड असेंबली का जो है वो Yes, yes. वजूद में आई थी। Yes, yes. तो फिर ये उनके साथ इनका संपर्क हुआ। जी। तो उन्होंने भी देखा कि यंग है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव है, कुछ करना चाहता है। करने की उम्मीद है। तो अच्छा नेता जो होता है कि वो भी ऐसे लोगों की तलाश में रहता है कि Right. अच्छे लोग हमें मिले, Right. ताकि हम एक टीम बन के आगे चलें। राइट। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं उनके संपर्क में आया और फिर वहीं से हमने राजनीति जो है सफर मेरा स्टार्ट शुरू किया। शुरू किया। इसके पीछे तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, जो समाज के अंदर जी जी। इस तरीके का माहौल था, जी। कोताही होती थी, किसी के साथ भेदभाव किया जाता था, हम्म। उन सब के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, हम्म। बुलंद की, मजबूती के साथ। उसके बाद उनका राजनीति पारी जो है स्टार्ट हो गई। और उस समय कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस तो काफ़ी लेट जो है, लेट शुरू। हाँ। तो सभी लोग जितने भी पॉलिटिशियन हैं एक ही पार्टी के नेशनल अंदर कॉन्फ्रेंस चलते थे। जी जी। तब प्राइम मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर नहीं हाँ, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो फिर कहते हैं कि उस टाइम जो है ये डेलीगेट्स हुआ करते थे, जो विधानसभा है हमारी, जैसे अखनूर विधानसभा है, जी जी। इसके अंदर 6 या 7 डेलीगेट पूरे ओके, डेलीगेट्स डेलीगेट्स हुआ करते थे, Okay. पार्टी विद इन पार्टी। ओके।
और वो डेलीगेट्स के पास बड़ी पावर्स होती थी, बल्कि जो गवर्नमेंट होती थी, जो रिप्रेजेंटेटिव उस समय का, जो भी लोगों के प्रति जो भी काम करने हैं उस एरिया में करने हैं, तो डेलीगेट से पूरा विचार विमर्श करने के बाद वो सारा प्लान किया जाता था। तो ये डेलीगेट बने सबसे पहले, और 52 में 52-3 में श्रीनगर में एक डेलीगेट सेशन हुआ था, उसमें पंडित नेहरू जी भी आए थे। तो पंडित जी कहते हैं कि उसमें मुझे जाना मिला, मेरा जाना हुआ। तो नेहरू पंडित पहला इतना बड़ा एक अधिवेशन उन्होंने अटेंड किया अपने जीवन प्राइम में। मिनिस्टर से मिले वो तो? हाँ, यस, कहते हैं कि वो पंडित नेहरू जी से हम मिले, उनसे जगह भी हमारी। तो वहाँ से फिर चलते चलते कुछ समय के बाद उनको तहसील लेवल की पोस्टिंग हुआ करती थी, तहसील का वाइस प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया। बस वहाँ से उनकी एक राजनीति पारी जो है वो स्टार्ट हो गई। 57 में जब लाला हंसराज जी थे तो दादू ये बता रहे थे पंडित जी के बारे में कि वो और पंडित बाबा जी और दादू जी और कुछ उनके मित्र ये बारामूला गए थे बख्शी गुलाम जी से मिलने। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था कि कौन यहाँ का लीडर होना चाहिए, तो सबने पंडित गोविंदराम जी का नाम प्रपोज किया था, और तब से उनको शायद टिकट मिली थी या कुछ हुआ था, कुछ उसकी क्या कहानी है? उसके बाद में टिकट तो उन्होंने असेंबली का इलेक्शन तो काफी लेट बट कुछ उस टाइम उनको लीडरशिप रोल मिला था। पंचायती राज एक्ट जब जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुआ, जी ये हमारी पंचायतें वजूद में आई, तो उसमें वो सरपंच थे। उस समय क्या होता था कि जब पहली दफा जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज हमारा वजूद में आया, उसमें वो सरपंच बने और अनअपोज्ड वो पंच बने। Which year are we talking about? ये एग्जैक्ट तो नहीं मैं बताऊंगा, Roughly 60s? हाँ, यस, 1960s? हाँ, यस। तो अनपोज पंच बने और फिर अनपोज सरपंच बने। ओके। और 30 साल लगातार सरपंच रहे। ओके। और आज इसी इलाके में? यस, आज 3 पंचायतें, उस समय एक ही पंचायत हुआ करती थी। आज quite a long time. यस। मतलब ग्राउंड की लीडरशिप में उनका काफी एक्सपीरियंस। बिल्कुल बहुत ज्यादा। और उसके बाद मैंने बात की ना कि यहाँ पर कोई पानी नहीं हुआ करता था पीने का, कोई कुछ नहीं था, सड़कें नहीं थी। ये मेरा मानना की रोड उन्होंने एज सरपंच खुगा से स्टार्ट करवाई थी। कहते हैं कि मैं और बुढ़ी के हम उस टाइम के जो सरपंच हुआ करते थे पंचायत के, कहते हैं कि पंचायतों में कितना पैसा मिलता था हमें, पूरे ब्लॉक में 400 रुपया आता था। ओके। पूरे ब्लॉक में 400 रुपया या 500 वीडियो के ब्लॉक आता था, वीडियो के पास। और 50-50 रुपए 70-70 रुपए पंचायत को डेवलपमेंट के लिए मिलते थे। जी। उस दौर की बात मैं बता रहा हूँ, जो बताते थे पंडित जी। कहते हैं कि मैंने उनसे बात की कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इस इलाके को रोड के साथ हम कनेक्ट करें। हमने मिलके वहां से रोड स्टार्ट की। बहुत बढ़िया। आज हम देखते हैं कितना खूबसूरत रोड बना। 3 फेज में उसको मेरा मानने तक लेके आए, पहुंचाया। ये पूरा रियासत तक कनेक्ट होता है। हाँ, फिर उसके बाद फिर 72 में फिर R&B डिपार्टमेंट के थ्रू एक बेहतरीन सड़क का निर्माण हुआ, उसी पे जो उन्होंने पहले पंचायत एज सरपंच इस पे काम करवाया था, उसी को भी थोड़ा बहुत सर्वे उसका चेंज किया, उसी को R&B डिपार्टमेंट के माध्यम से मेरा माध्यम तक अच्छी सड़क बना के दी। ओके। ये इस इलाके के लिए वो एक बहुत ही सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने वाला वो टाइम था। रोड के साथ ये हमारा रोड और कम्युनिकेशन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स। यस, रोड कनेक्टिविटी के साथ हमारा जिंदगी बदल सकते हो आप। बिल्कुल। उसके बाद पीने के पानी का एक स्कीम उन्होंने, ये भी 70 के दौर की बात है, मेरा मांगने में चिनाब के किनारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। ओके। और ये एज अ सरपंच ओनली? यस। और वो ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसका पानी कहाँ मिलता था मैं आपको बताऊं। आज तो घर घर कनेक्शन है, उस टाइम क्या होता था, सबसे पहले वो बताते हैं कि जब पीने के पानी का जो ये स्टार्ट हुआ, गांव में 4-4, 5-5 कनेक्शन जो है मेन चौक देखे जाते थे। ये मोहल्ला है, इसका ये चौक है, वहाँ एक स्टैंड लगा दिया, एक दूसरा मोहल्ला है वहाँ स्टैंड लगा दिया, इसी से 4-4, 5-5 कनेक्शन गाँव में लगाए जाते थे। वहाँ से लोग जो है इकट्ठे आते हैं। ये उन्होंने एक स्टार्ट किया। उसके बाद 75 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर।
उस समय क्या होता था कि एक विधानसभा से एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर जाया करता था। जितने भी सरपंचेस हुआ करते थे वो वोट डालते थे, उनमें से एक उनका मेंबर होता था, उसको मेंबर बोलते थे, राइट। मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड। 75 में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर बने। उसके बाद फिर उन्होंने गांव में बहुत बड़ी चेंजेस जो है वो लाई। ओके। कहते हैं कि हमारा जितना भी ये विधानसभा अखनूर का क्षेत्र था, पहले वो अपने जब छोटी एज में थे तो एक लिमिटेड एरिया में उन्होंने काम किया, मैरा मांद्रिया का एरिया जो था कोकरा से इस साइड, फिर बढ़ते 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 पूरी विधानसभा तक उनका पहुंच जो है हो गई। लोग भी अप्रोच उसी के पास करते हैं, तो काम करने वाला है। तो कहते हैं लोगों का प्यार स्नेह इतना ज्यादा बढ़ता गया, लोग मिलते गए, कारवां मेरा बढ़ता गया। तो फिर पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। उनके साथ बड़ा क्लोज उनका रिलेशन था, बहुत ही क्लोज। वो बताते थे कि उनकी बहुत बड़ी हेल्प उनको मिली अपने पॉलिटिकल कैरियर में। वो काफी इनकरेज करते थे और डेवलपमेंट्स के मसले जो भी उन्होंने इस इलाके को लेकर, इस एरिया को लेके उठाए, वो सब के सब जो है उनका समाधान हुआ। That helped him gain some also trust in the people also. Yes, yes. How that transformed the lives of the local population. जी। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि विधानसभा अखनूर का हमारा जितना भी गांव है, मैक्सिमम आपको पता ही है 75% कंडी का क्षेत्र, राइट, कंडी का इलाका है हमारा, बिल्कुल, जहाँ पीने का पानी का इतना संकट है। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी की बात तो छोड़ो, चलने तक जो पखडंडी जिसको हम बोलते हैं ना, पत्थर का बड़ा हुआ रास्ता होती हैं जो, हाँ, वो भी नहीं थे किसी गांव में। लोगों ने खुद ही ऐसे जो बनाए होते थे चल चल के, वही था। कोई उस टाइम लोगों का क्या ड्रीम हुआ करता था कि मेरे गांव में वो गली बन जाए जिसमें पत्थर लगे हों। बल्कि मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ जो पंडित जी हमें बताते थे। बल्कि वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी, जिस गांव में पत्थर लगे हुए लेन बन जाए तो वाह, हमारे गांव में कितनी बड़ी चीज आ गई। राइट। तो सर, हम जैसे बात कर रहे थे उस वक्त का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, आपने गिरधारी लाल डोगरा जी की बात की, हाउ ही हेल्प पंडित जी टू एग्जीक्यूट हिज प्रोजेक्ट्स इन दिस फार फ्लंग एरिया। तो उस वक्त के अगर हम रहन सहन की बात करें, उस वक्त जो आपने बुनियादी समस्याओं की लोगों की बात की, वाटर स्कार्सिटी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी, है ना, जैसे आपने बताया सिर्फ पगडंडियाँ ही होती थी। तो उस वक्त के दौर में, और सिंस यू ऑल्सो हैव सीन दैट सम पार्ट ऑफ दैट टाइम एंड यू हैव नाउ सीन 2025 में हम आज हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस, वो क्या बदलाव आप देख पाते हैं उस वक्त के भारत में, उस वक्त के जम्मू कश्मीर में, अखनूर में इन पर्टिकुलर, और अभी का जो दौर है, हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, वी हैव चैट जीपीटी, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उस वक्त में और उस वक्त में क्या मतलब, वो दौर अच्छा था, ये दौर अच्छा है, क्या बदलाव देखते हैं आप? काफ़ी बड़ी चेंज है। अगर हम बात उस टाइम की करें 80s की, अभी हम 80s की बात कर रहे हैं। जी 80s और आज 2025 है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। दौर वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। सर, उसका क्या अच्छा लगता है आपको जो आप मिस करते हैं आज? देखिए, मैं अपने बचपन की बात आपको बताऊं। जी। इसी गांव में हम पले बड़े हुए, यहीं पले बड़े, यही घर था, इसी आंगन में हम खेले हैं, यही बड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि आज के बच्चों का बचपन और उस टाइम के बच्चों का बचपन, जी, बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है। मतलब कि आज कंपटीशन का दौर है। आज में हम देखते हैं कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है और जब 6 साल का होता है तो कितने केजी का बैग, किताबों का बोझ उसके बचपन को किताबों के बोझ ने दबा डाला। बिल्कुल। तो हमारे टाइम का जो बचपन था, उस टाइम किताबों का उतना बोझ नहीं उठाना पड़ता था। था, पर उतना ज़्यादा नहीं था। तो उस समय जो हमने अपने बचपन में देखा है, आज हम देखते हैं बच्चों को ज़्यादातर यो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स। मैक्सिमम बच्चों को हम देखते हैं वीडियो गेम्स, मोबाइल पकड़े हैं हाथ में, या वो दूसरा स्क्रीन पर लैपटॉप, प्लेस्टेशन लगे हैं, वो लगे हैं। हमारे बचपन में जो हुआ करता था
आप कौन सी गेम्स खेलते थे? मेरी फेवरेट गेम जो रही वो क्रिकेट रही। क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट बहुत ज़्यादा। बैट्समैन थे या बॉलर? मैं बॉलर था, बॉलर अपनी फास्ट? टीम का फास्ट बॉलर ओके। था। और उसके अलावा वॉलीबॉल हम खेलते थे। लोकल्स हमारी जो गेम है, खो खो हो गई, गिल्ली डंडा हो गया, जी 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 जी। कबड्डी हो गई, एक वो संतोलिया गांव में गेम खेली जाती थी। तो ये सारी गेमें हम खेलते थे। तोरिया में वही है ना सर, जो दो बीच में पत्थर इकट्ठे कर दिए हाँ, जाते पत्थर और इकट्ठे करके जो डेरी भागना लगानी तो होता था एक बॉल उसको पीछे से मारनी। मारा जाता था बिल्कुल पीठ बिल्कुल पे। शायद हमने भी खेली है थोड़ी बहुत। बड़ी मज़ेदार गेमें हुआ करती थी। बिल्कुल सर, आपने क्रिकेट की बात की तो इतने वर्षों के बाद अभी रणजी ट्रॉफी का एक मैच चल रहा था जम्मू कश्मीर की टीम और बॉम्बे की टीम में। तो हमारी जम्मू कश्मीर की टीम ने उन दिग्गजों को, जिसमें रोहित शर्मा कल ही थे, मैं रात को न्यूज़ पढ़ रहा था, वो देखो कितनी बड़ी बात मुझे बड़ी हैरानगी हुई और अच्छा भी लगा। अच्छा भी लगा अच्छा भी हमारी कि हमारी जम्मू कश्मीर का क्रिकेट जो है वो इतना आगे बहुत बहुत युद्धवीर निकल चुका है। सिंह जम्वाल हैं वो, फिर हमारे पारस डोगरा, बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे प्लेयर हैं इंडिया टीम इंडिया के कैप्टन थे वो उसमें। बिल्कुल क्लैप्स हो गया ऐसे वो टिक ही नहीं पाए उनके आगे। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, अच्छी एक अच्छी बात है। जी 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 जी। तो उस टाइम जो है हम स्कूल जाते थे, स्कूल में भी बड़ा प्यार स्नेह आपस में होता था। जी स्कूल में भी जो फ्री पीरियड में गेम खेलना, जी। स्कूल से आके स्कूल का काम कंप्लीट किया उसके बाद भी गेम स्टार्ट कर लेनी, तो एक बड़ा फ्रीडम फील करते थे। घर में बड़ा लाड प्यार दुलार मिलता था। दादी जी मेरे, मुझे याद है कि उनके साथ हम कितना खेलते थे, कितनी कहानियाँ उनसे सुनने को मिलती थी दादी माँ से। और मेरी माता जी, पंडित जी तो मैक्सिमम बाहर ही रहते थे। सर दादी जी की तो बात ही अलग होती है। दादी के साथ आपका कोई पर्सनल ऐसे कुछ यादें अपनी दादी जी के साथ? क्योंकि मुझे अपनी दादी से मतलब वो जो बचपन में वो जो मक्खन निकाल के वो लस्सी बनाते थे और मक्की का टोडा, वो तो बड़ी। तो आपकी क्या यादें हैं? हमने भी वही किया। और मुझे याद है कि सुबह सुबह उठ के वो दही डाल के मेरी माता जी भी लस्सी बनाते थे। जी जी। वो ठंडी ठंडी लस्सी हमें पीने को देनी, ताज़ा मक्खन निकाल के हमें खाने को देना। डांट पड़ी सर कभी दादी जी से? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। या दादी डांट से बचाते थे जब घर वाले? हाँ, दादी बचाते थे, ये बिल्कुल सही है। दादा दादी का प्यार बिगाड़ने वाला होता है। कभी हमें इतना ये है कि कभी मेरी माता जी ने भी हमें नहीं डांटा, तो कभी पिताजी ने नहीं डांटा। ये अपने जीवन में हमारा हो रहा है। और एक डर हमारे दिल में हमेशा रहता है। डर इन द सेंस कि ये नहीं कि कोई मतलब कि उस किस्म का टेरर कोई बच्चे ऐसे कोई फील करें, एक एस्पेक्ट मान लो, रिस्पेक्टफुल ओबीडियंस था। बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्टफुल ओबीडियंस था। हाँ, ये मानते थे कि कोई हम ऐसी बात ना करें जिससे उनको कोई हर्ट हो, उनकी इज्जत पे दाग लगे, उनको कोई ऐसा फील हो। Yes, yes, एक मन में ये चीज़ें रहती थी, रिस्पेक्ट रहती थी। एक रिस्पेक्ट उनके प्रति रहती थी। जी जी। और अक्सर दादी जो है वो पूरा प्रोटेक्ट करती थी। और कई दफ़ा कोई छोटी मोटी बात भी हो जानी तो दादी उसमें पूरी हमारी सपोर्ट करती थी, हमारा पूरा फेवर। कभी मार पड़ी बचपन में पापा से? या कभी ऐसा नहीं, ऐसे कोई डांट तो कभी भी नहीं पड़ी? कभी। तो कभी ऐसे कभी जैसे बचपन में तो हम सब शरारती होते हैं ना सर, जी। तो आप किस तरह के छात्र थे? मतलब नटखट बच्चे थे या बड़े शरीफ सीधे थे? नहीं, नटखट मतलब कि हम ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट रखते थे। खेलने में बिल्कुल ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता था। और ये नहीं अकेले नहीं, सबको लेके साथ में खेलना, मतलब कि कोशिश करें कि खेलते खेलते से लड़ाइयाँ भी हो जाती कभी कभी, जैसे दोस्तों के बीच हाँ में हो वो होती थी, बिल्कुल होती थी। वो ऐसे कभी वो फिर हम सेटल भी कर लेते थे। पर कभी हुआ ऐसे कि हाँ होता था, मतलब एक दूसरे को वो होता था। वो हर एक मारपीट हो गई, फिर अब सोचा यार मारपीट तक तो कभी नौबत नहीं आई। अच्छा। पर खेलते खेलते कभी आपस में खड़े बिल्कुल हो जाता था, पर वो बड़ी जल्दी फिर उसको हम सुलह भी कर लेते थे। क्योंकि फिर जितनी देर सुलह ना हो इतनी देर हमें भी चैन नहीं आता था, हमारे जो बाकी वो भी उनको भी अच्छा नहीं, दोस्तों में प्यार होता था। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा जीवन हमारा बचपन निकला है, गुजरा है। ये हमारा तालाब है। जी इसमें नहाए भी हैं? इसमें नहाए। अच्छा, वही स्विमिंग अच्छी आती है। यहीं पे हम स्विमिंग करते थे तालाब में। पर वो स्विमिंग हम जब तालाब में नहाने जाते थे घर से चोरी निकलते थे छुप के, क्योंकि उसके लिए कभी परमिशन नहीं थी। पिताजी ने, माताजी ने या दादी माँ ने कभी हमें अलाउ नहीं किया कि हम तालाब में नहाने। लेकिन बच्चों को अक्सर ग्रुप ऐसा होता था गाँव का, बच्चों को बोलते हैं ना आग में हाथ नहीं डालते, बच्चे उधर ही जाएंगे। तो हम कोशिश करते थे कभी चुपके से निकल जाए। मेरे ताऊ जी थे, वो दुकान करते थे यहाँ रोड पे। जी उनका भी हमें बड़ा डर रहता था। और कभी हम रोड पे ऐसे मतलब कि कैमरा होता ना, बच्चे निकल जाते थे घूमने,
तो वही कर रहता था नहीं और दुकान क्रॉस करके हम आगे नहीं जा सकते, तो भी वहाँ बैठे हैं। नहीं सर, उस एक जमाने में इतनी रिस्पेक्ट और इतना डर हमारे अंदर उस जमाने में गांव के जो एल्डर्स थे हाँ। उनसे भी खौफ होता हाँ, था खौफ होता कि था। कोई है कि वो ऐसे पूछेंगे भाई कहाँ घूम रहे जाए। हो, रोड पे क्यों घूम और रहे हो, आजकल क्या कहाँ है, घूम रहे हो? पड़ोसी को भी कुछ हो रहा है नहीं, कोई पता ही नहीं है तो आजकल। वो हम चुपके से कहीं उनकी दुकान क्रॉस करके भी जाना होता था तो देखते थे पहले एक बंदा बेचना, देखो ताऊ जी क्या कर रहे हैं, दुकान भी है कि नहीं है, फिर उसके बाद आगे निकलते थे। तो कहने का मतलब कि बचपन हमारा बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा, जैसे बचपन होना चाहिए ना, वैसा एंजॉय हमने बचपन में अपने में किया है। ठीक ठीक। हमारे अपने बचपन से कोई शिकायत नहीं है, बड़ा प्यार हुआ करता था समाज के अंदर। हमने वो टाइम देखा है, ये हमारा गांव है, यही हम पले बड़े, एक पीसफुल माहौल, एक परिवार की तरह हमारा पूरा फैमिली गांव होती थी, है, एक मतलब फैमिली। और और इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बिल्कुल एक्चुअली अभी क्या है, हम न्यूक्लियर फैमिलीज का जी, कल्चर है ना, तो वो इतना, वो जो डांट, वो दुलार और वो एक कोहैबिटेशन का जो माहौल था जी, 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 पुराने जी, ज़माने में, जी, अगर जी, जी, आप याद करें, आप तो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते जी। होंगे कि जब शादियां भी होती होंगी या किसी भी गांव में, कुछ गांव में कोई फंक्शन होगा, जी, जी। तो पूरे गांव के जो लड़के लड़कियां थे तो वो कंट्रीब्यूट करते थे घर में जाके। मैं उस पर हाथ आता हूँ, हाथ उस पे आता हूँ, मैं वही बात करने जा रहा हूँ। हमने बचपन में जो माहौल देखा है ना गांव का, जी, जी। सिर्फ अपने गांव का नहीं, कहीं भी हम आगे पीछे जो हमारे पड़ोस में जितने गांव थे हम जाते थे, शादियों में बुलाया जाता था, लोग जाते थे। हमने वो भी दौर देखा है कि गिलास लोग अपने घर से लेके जाते थे, ओके, तो हेल्प हो जाएगा। गिलास अपने घर से लेके जाना, क्योंकि उतना सोसाइटी में होता था ही नहीं नहीं, था ही था, नहीं। उस तरीके की व्यवस्थाएं थी नहीं, तो गिलास भी अपने घर से लेके जाना कि इसका भी कोई वहाँ पे फायदा हो सके। हो जाएगा। जिसके घर में कोई शादी होती थी ना, बेटे की हुई या बेटे की हुई, जो मैंने फील किया है, मैंने जो देखा है, उन घर वालों को पता ही नहीं होता था कि हमारे घर में शादी है। मतलब पूरा फैमिली, गांव, टोटल वो उनके ऊपर कोई वर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ करती। वेरी गुड। गांव के सारे लोग जो है वो उसको संभालते थे। गांव के लोग इस तरीके से उसको अटेंड करते थे, इस तरीके से डील करते थे कि ये हमारी बेटी की शादी है, बिल्कुल। हर एक ने हेल्प करनी। हमने वो टाइम देखा है, जिसके घर में जो भी हो, जितनी उसके अंदर बल्कि इस योग्य वो हो, जितनी उसकी काबिलियत हो, जितना वो अफोर्ड कर सके, इतना वो अफोर्ड करते थे। और हर एक बंदा हेल्प के लिए तैयार रहता था, एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहता था। अच्छा माहौल था सर। और बड़ा प्यार से लोग रहते थे, बड़ा सुकून से, मज़े से। और उसके बाद भी लोगों का आपसी प्यार स्नेह। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं स्पिरिचुअल लाइन में बड़ा जल्दी मुझे जीवन में जाने का मौका मिल गया। 1988 में हमारे यहाँ श्री राम महायज्ञ हुआ था मांदरें गांव में। ओके। हम छोटे छोटे हुआ करते थे सर, 5th-6 में पढ़ते थे। और संत देवकी नंदन जी महाराज जिन्होंने इस जगह का आयोजन किया, आज तो बहुत सी जगह होते हैं, हमें भी जाने का मौका मिलता है, बड़े सप्ताह, भागवत सप्ताह हो रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं। बट उस टाइम के 80s के टाइम में ये चीज़ें बड़ी कम होती थी। और बड़े अच्छे संत थे वो, और इस गांव में आए और गांव की पूरी सपोर्ट रही उनको, और बहुत अच्छा यज्ञ जो है यहाँ पे हुआ। मुझे याद है कि 11 दिसंबर को वो स्टार्ट हुआ था 1988, और 21 दिसंबर तक वो यज्ञ चला था, जिसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेशन की। और उस समय 1,26,000 के करीब जो है वो पैसा उस पर खर्च हुआ। 88 में 1,26,000 खर्च करना, वो सारा समाज ने जो है, लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन की। और किसी को कोई प्रेशर नहीं किया गया भाई तू इतने दे या तू इतने दे, अपनी इच्छा शक्ति से, सेल्फ लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति जो है, जितनी जितनी वो समर्थ थे, सब ने उसमें अपना अपना हिस्सा डाला। वो भी टाइम हमने देखा। सर, धर्म की आपने बात की, अगर मैं इसमें ये पूछूं आपसे कि आपके लिए धर्म क्या है, आप धर्म किस चीज़ को मानते हैं? देखो, मैं ये समझता हूँ कि जीवन जो है धर्म के बिना जीवन है ही कुछ नहीं। क्या मानते हैं आप धर्म को? वही मैं उस पर आता हूँ। धर्म ही है जो हमें सिखाता है जीवन हमारा है क्या, हमें ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। हमारी जो मानव जो है ना, इंसान जो है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी इंसान का कोई धर्म नहीं है, वो कंप्लीट इंसान तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका कोई धर्म नहीं है। मेरा ये जैसे भगवत गीता, वही मैं बात कर रहा हूँ। धर्म हमें सिखाता है अच्छाई करना,
कर्म सिखाता है हमें अच्छाई करना, अच्छा करना। हम्म। धर्म हमें सिखाता है दूसरे की हेल्प करना। धर्म हमें सिखाता है आपस में जोड़ना। धर्म हमें सिखाता है आपस में प्यार से रहना। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ धर्म ही है। हमारा जो जीवन है ना, अगर इसमें धर्म मेरा नहीं हो तो मैं समझता हूँ मैं तो जीरो हूँ, छूने हूँ। धर्म मतलब रिलीजन को आप धर्म मानते हैं या अपने हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी की, जैसे आपने बात की, कई लोग हैं वो रिलीजियस इतने नहीं होते, वो रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छे एक इंसान होते हैं, वो अच्छे शख्स होते हैं, अच्छे जीवन यापन दूसरों की बहुत मदद करते हैं। बट कुछ लोग वही तो धर्म है ना, धर्म क्या एक सिखाता है? आडंबर और धर्म में आप डिफरेंस देखिए ना, समझते हैं। देखिए ना, देखिए ना, अच्छा जो अच्छा है ना, ये समझ लो कि वो किसी धर्म की छत्र छाया में है। बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति किसी धर्म की छत्र छाया में नहीं है वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। हम्म। आप मुझे बताइए कौन सा धर्म बुरा करना सिखाता है? कोई धर्म नहीं। है कोई ऐसा धर्म दुनिया में? मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं। कोई नहीं है ना। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बिल्कुल। बंदे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत जो है, एक अच्छा इंसान हम तभी बन सकते हैं जब हम किसी धर्म की छत्र छाया छतरी के नीचे हैं। राइट। ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर। और धर्म ही हमारा जीवन है। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि अभी हम देखते हैं राजनीतिक होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, वो दो धर्मों के आपस बीच में राइट्स करवा देंगे या इस तरह का आपस में लड़ाई, तो वो उनको भी थोड़ा सा ध्यान से एक चलना चाहिए कि एक आपस में सौहार्द बना रहे लोगों में, क्योंकि सब एक ही मानस की जात, एक को पहचान वो। देखिए नवजोत जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। फिर वो अज्ञानी लोग हैं जो इस सिक्के का काम करते हैं ना। जी जी बिल्कुल। लड़ाता कौन है? धर्म तो लड़ने वाला काम ही नहीं बताता है। ये लोगों को मिसगाइड किया जाता है। जब लड़ाना तो धर्म सिखाता ही नहीं है हमें। बिल्कुल नहीं सिखाता है। ठीक है ना। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, दूसरे की हेल्प करना सिखाता है, आपस में मिलके प्यार से रहना सिखाता है। जी जी। ठीक है ना। अभी जैसे हमारा जम्मू कश्मीर है सर, अभी वी हैव लॉट ऑफ रिलीजियस श्राइन्स यहाँ पे। जी जी। माता वैष्णो देवी इज देयर, बाबा अमरनाथ, और अभी प्रयागराज में एक बहुत बड़ा महाकुंभ हो रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन, जिसमें इतने करोड़ लोग चंद दिनों में आएंगे। तो भारत की इकोनॉमी के लिए, जैसे पर्टिकुलरली प्रयागराज की इकोनॉमी के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल। प्रयागराज एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल बन गया, इतनी फंडिंग आई, इतना टूरिज्म आया, इतने सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, हार्वर्ड से स्टडी करने के लिए पहुँच रहे हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक IIT बाबा भी बड़े मशहूर हुए, वो आपने सुना? क्या 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 सोचते हैं उनके बारे में आप? देखिए, ये महाकुंभ जो प्रयागराज में इस समय चल रहा है, जी जी, जैसे आपको पता है कि 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला आयोजन होता है। कुंभ का 4 जगहों पे ये किया जाता है। और महाकुंभ जो है ये 144 सालों के बाद आता है। ये हाँ, ये स्पेशल एक इस समय जो चल रहा है वो महाकुंभ है। और ये बहुत बड़ा इवेंट है। जी जी। ना केवल भारत के लोग इसको देख रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के लोग इस टाइम पूरा वहाँ पे उसको, दुनिया पहुँची हुई है। दुनिया पहुँची हुई है। जी जी। हम रोज़ देखते हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से, जी जी, कितनी कंट्री से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। जी जी। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, कि इतना बड़ा इवेंट जो है भारत के अंदर हो रहा है और लोग वहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं, कुछ लेकर कर जा रहे हैं। जी जी। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा है। हमारे सर जम्मू कश्मीर में भी, जैसे हमने श्राइन्स की बात की जी, हम उनको भी ग्लोबल मैप पे कैसे लेके आए ताकि रिलीजियस टूरिज्म से एक तो रेवेन्यू भी आएगा, प्लस श्रद्धालुओं को एक अच्छे तरह से वहाँ पहुँचने का एक अवसर भी मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान हमारे जम्मू कश्मीर में है वो है श्री माता वैष्णो देवी। बिल्कुल यहाँ सामने दिखता है सर। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे सामने चरणों में वो देखो माता जी का भवन, बिल्कुल सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने माता जी का भवन है। हमारे ऊपर वाले घर से तो डायरेक्ट सामने दिखता है। हम इसको माता जी का आंगन मानते हैं। आंगन जितना बल्कि माता जी के भवन के आगे जितना भी एरिया है ना, ये माता जी का आंगन है। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारा जन्म इस स्थान पे हुआ, माता जी के चरणों में हुआ है, माता जी के आंगन में हुआ है। जी, हमारा जीवन उनके सामने जो है वो निकल रहा है, गुजर रहा है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। माता वैष्णो देवी जी मुझे जाने का मौका मिला 80s में, शायद मैं उस समय 5-6 साल का था, मुझे आज भी याद है। तब तो बड़ा शौक रहता होगा। नंगे पाँव यहाँ से किया। अच्छा, नंगे पाँव, एक आस्था थी ना। इधर से इसी रास्ते से नहीं, गाड़ी में गए, बस में गए,
पर घर से चप्पल पहन के नहीं गए, अच्छा, घर से ही नंगे पैर गए घर से नंगे कि पैर। जाना है। परिवार के जितने सदस्य थे, मेरे कजन्स, माता जी, भाई बंधु जितने भी लोग थे, मुझे आज भी याद है कि कम से कम 25-30 लोगों का टीम थी, समूह था। तो कुछ कुछ यादें मुझे आज भी उसकी हैं। तो हम गए यहाँ से जम्मू, जम्मू से गाड़ी चेंज की, कटरा से फिर पैदल ऊपर। तब का और अब का बहुत बड़ा अंतर है वहाँ। उस समय जब हम माता वैष्णो देवी जी गए, जो ट्रैक था बिल्कुल ऊबड़ खूबड़ था, कच्चा था, पत्थर थे, कच्चा था। और वो कंकर होते थे, कंकर पाँव को ऐसे चुभते थे, और व्यवस्थाएं उतनी ट्रैक ज़्यादा। लेकिन था यही सर, सेम था। ट्रैक यही, सेम सेम ट्रैक। था। उसके अलावा स्टेप्स से लोग जाते थे, स्टेयर से जाते थे, वो बिल्कुल कंक्रीट थे। अच्छा, स्टेप्स हाँ, कंक्रीट। स्टेप्स जो थे वो कंक्रीट थे पूरे, और वहाँ से टफ था जाना, और ट्रैक यही लोग लेते थे। बीच में उस समय ज़्यादा लोग स्टेप से जाते थे, स्टेप से जाते थे क्योंकि और कम टाइम लगता। हाँ, कम टाइम लगता था, पर वो हाइट ज़्यादा थी, हाइट ज़्यादा। हाइट ज़्यादा थी। उसको टक बोलते थे, माता का टक। अच्छा, माता का टक, टक ऊपर जाना या सड़का सड़का जाना, सड़के इसी सड़के के लोग जाना। बोलते थे। तो बीच में लोग ट्रैक पे भी चलते थे, बीच में टक पर भी चलते थोड़ा थे, बैलेंस हो जाता था। बैलेंस हो जाता था। बीच में करते थे, ये शॉर्ट है, यहाँ से चलो इसके थोड़ा ये लंबा अभी थक रहेगा। गए हैं, हाँ, अभी थक हाँ, गए हैं, बिल्कुल अभी थोड़ा बिल्कुल। सड़क से चल लेते हैं। तो उस टाइम इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जी जी बिल्कुल। पीने का पानी का भी उतने ज़्यादा वहाँ कोई सोर्सेज नहीं थे। जी जी लाइट्स वगैरह रास्ते में बड़ी कम, कहीं कहीं कोई बल्ब दिखता था। बिल्कुल बिल्कुल। यात्रियों के रहने की व्यवस्था बड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, थी। कोई टॉयलेट ब्लॉक वगैरह नहीं नहीं थे। बने थे। और उसके बाद जब ये श्राइन बोर्ड का गठन हुआ, श्री जगमोहन जी गवर्नर थे। यहाँ पे गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। राइट। देखिए, तब भी हम उस दिन भी माता वैष्णो देवी जी गए हुए थे, अच्छा, बाई चांस। बाई चांस। वाह, दैट्स अमेजिंग। हम माता वैष्णो देवी जी थे ऊपर। तो जगमोहन जी ने ये रातों रात फैसला किया कि हम यहाँ श्राइन बोर्ड का गठन करेंगे। बड़ा अच्छा स्टेप था। बहुत अच्छा। जैसे हम दर्शन करके नीचे कटरा आए तो पूरा कटरा बाजार बंद हो चुका था। ओके। तो हमने पूछा, भाई ये क्या बाजार क्यों बंद हो गया? खाना खुना भी खाना था, ढाबे डूबे भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बंद हो गए थे। तो हमें कटरा की इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे रात का गवर्नर ने फैसला लिया है, ये श्राइन बोर्ड यहाँ बना दिया है। लोग उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि बहुत से लोकल्स जो थे, जिनकी बारीदार उनको बोलते थे, वो रहते थे वहाँ। मैं समझता हूँ कि श्राइन बोर्ड बनने के बाद बहुत बड़ी चेंज वहाँ पे, इम्प्रूवमेंट आई है। बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट। राइट राइट। पहले श्रद्धालु हजारों में जाते थे। मुझे लगता है कि हम वो भी टाइम सुनते थे कि 10,000 यात्रा आ गई है जी। वो इतनी बड़ी यात्रा कैसे संभालेंगे? अब तो लाखों में। सुनिए ना, क्योंकि 10,000 को भी इतना बड़ा माना जाता था। न्यूज़पेपर में आ जाता था, रेडियो में 10,000 यात्री जो है पहुंच गए कटरा में, कटरा से यात्रा को रोक दिया गया है। व्यवस्था ही नहीं थी हमारे पास। बट आज आप देखो, लाखों के हिसाब से यात्राएं आ रही हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बेहतरीन टाइप की फैसिलिटी, साफ सफाई देखो कितनी है। बिल्कुल बेहतर है। पूरा ट्रैक जो है इतना आपको साफ दिखेगा, हर एक फैसिलिटी यात्रियों के लिए वहाँ पे है। मैं सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जब जाते थे जी, तो वो जो बच्चों को जोश होता है ना, जय माता दी करते बिल्कुल, हुए बिल्कुल, बिल्कुल। रास्ते में वो एक आस्था, कुछ खाते खाते जाना है, वो एक कुछ आस्था लेके हम जाते थे कि रास्ते में चलते चलते जय माता की बोलते जाना। वो बड़ा, हम भी, मुझे याद है जब और रास्ते में बीच बीच में वो ढोल वाले होते थे, यस यस यस, तो उनको कुछ पैसे घोड़े दे भी जाते, देने, पोनीस घोड़े जाते 1 रुपया 2 रुपये उनको देना, फिर उन्हें ढोल बजाना, सबने नाचना उस पर। वो भी हमने अपने उस टाइम देखा है। तो बड़ा एक ब्यूटीफुल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा टाइम हुआ करता। और आज भी मैं माता वैष्णो देवी जी जब फर्स्ट टाइम गया था, उसके बाद माता जी की इतनी कृपा हम पे है कि हर साल मुझे एक हाजिरी माता जी के चरणों में देनी जाने का मौका मिलता है। सर जैसे अभी रोपवे प्रोजेक्ट एक यहाँ प्रपोज, अभी उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी काफ़ी हुई है कटरा में, तो आपको क्या, क्योंकि डेवलपमेंट तो सर करनी भी ज़रूरी है, और आस्था का, जो लोगों की आस्था के साथ भी एक संवेदनशीलता के साथ उसको देखना भी ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका किस तरह से इसको आगे लेके जाना चाहिए स्टेप को? देखिए, सबसे पहले ठीक है, रोपवे का इन्होंने एक प्लान किया है श्राइन बोर्ड ने, मैं उसको कोई वो उनके अगेंस्ट कोई नहीं बात करूँगा, बट हमें सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। यहाँ तक बात यात्रा की है ना, मैं माता वैष्णो देवी की चरणों में हाजिरी देने जाता हूँ ना, मैं एक आस्था लेकर जाता हूँ, मेरे अंदर एक आस्था है, समझ गए ना?
ऐसे हम कहीं टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो वो एक मन में होता है घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, ठीक। वहाँ हम किसी और नेचर से जाते हैं, पर्पस कुछ और होता है। और पर्पस होता है। माता जी के चरणों में हम हाजिर देते हैं, जहाँ हम एक आस्था लेके जाते हैं कि माता जी के चरणों में जा रहे हैं। राइट सर। और माता जी की जो हिस्ट्री है ना, वो पूरी हमें एक संतुष्टि मन में होती है कि हम उसी ट्रैक से होके जाते हैं, वो एक कनेक्टेड फील करते हैं। कनेक्टेड फील करते हैं। कनेक्टेड फील करते हैं। और जब से ये यात्रा स्टार्ट हुई है, तब से ये यात्रा उसी रास्ते से चल रही है। अच्छा भी लगता है, बिल्कुल मन को एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, अच्छा भी फील होता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आस्था है ना, किसी की भावना को भी ठेस ना पहुँचे, किसी की आस्था को भी ठेस ना पहुँचे। जी जी। यात्रा जो यात्रु आए वो पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ आए, अपना उसका उसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। जी जी बिल्कुल। मेरा ये ओपिनियन है हाँ अपना। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों चीज़ों को समन्वय बना मुझे के वो चलना- याद है कि जब फर्स्ट टाइम हम गए ना, जी, मैं बताया आपको 80s के टाइम जी की जी बात जी है। जी सर। तो जम्मू से हम बैठे कटरा की बस में, तो मेरी माता जी कहने लगी कि जो पहला दर्शन है वो कोल कंडोली में अच्छा। माता जी का होता है। तो ड्राइवर से कहा गया भाई पहले हमें कोल कंडोली दर्शन करने हैं। ओके। हालांकि हमारी कोई स्पेशल गाड़ी नहीं थी, जी जी एक रूटीन बस जो हमारी वहाँ जाती थी कटरा, जम्मू से कटरा। ड्राइवर हमें वहाँ लेके गया। ओके। पहला दर्शन माता कोल कंडोली जी के चरणों में वहाँ किया, जी जी। नगरोटा में जो माता जी का प्राचीन मंदिर है। फिर उसके बाद कटरा में, फिर ऐसे ही जहाँ जहाँ से माता जी यही है ऊपर भवन तक, वहाँ हर जगह पे माथा टेकते हुए, और पूरा एक अच्छा भी फील हुआ। अभी हम जाते हैं तो सब जगहों पे नतमस्तक होके माता जी के चरणों में हम हाजिर देते हैं। So it's only fair that we do development, but we do not compromise with the sentiments of the people. बिल्कुल, सेंटिमेंट्स जो है उनका Because it सबसे is पहले प्राथमिकता दी जाए। सिर्फ religious हम pilgrimage और इकोनॉमी tourist- को tourist नहीं देखें, attraction तो अलग इकोनॉमी तो चीज़ ठीक है, वो उसको भी रखो ध्यान में, बट एक बैलेंस अप्रोच। Balance, आप ऐसे नहीं कोई चीजें थोप मत दो लोगों हाँ, को। थोपनी आप- नहीं चाहिए। आप उनकी एक्सेप्टेंस उनको हाँ, उस उनको भी चीज़- सुनो, हाँ, उनको सुनो, वो क्या चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालो। बीच का रास्ता निकालो, उनकी क्या आवाज़ है, वो क्या बिल्कुल सही कहते हैं, उनकी बात को भी सुना जाए। बिल्कुल सही। मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है सर। एक और जो बहुत ही एक ऐतिहासिक अभी हमें देखने को एक दृश्य मिले एक दो दिन पहले, जब जो दुनिया का सबसे जो ऊंचा रेल ब्रिज, चिनाब ब्रिज, जी उसके ऊपर से जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल रन के लिए जा ये रही अभी थी। 2 दिन पहले की बात है। जी जी बिल्कुल 2 दिन पहले की बात है। और वो एक इतना दिल को खुशी देने वाला दृश्य था कि अब जम्मू से श्रीनगर ट्रेन जाएगी, जी तो एक कनेक्टिविटी का गैप होता था, वो काफ़ी हद तक इससे फिल होगा। तो हाउ डू यू फील द हिस्टोरिक नेचर ऑफ दिस स्टेप? देखिए जी, मैं ये मानता हूँ नवजोत जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये करोड़ों भारतीयों का सपना था बिल्कुल कि कश्मीर टू कन्याकुमारी तक एक रेल के साथ पूरा लिंक हो, कनेक्टेड हो। बिल्कुल। और ये कई वर्षों का सपना जो है ये आज साकार हुआ है। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनका विज़न है। जब से उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक टाइम वो हुआ करता था, 80s के टाइम की बात है, कि हम श्रीनगर जाया करते थे। जब पंडित जी 87 में विधायक बने थे, वो तो उससे पहले भी जाया करते थे। वो पंडित जी हमें बताते थे कि एक समय वो था कि जम्मू से श्रीनगर जाने में 3 दिन का समय लगता था। ओके। तीसरे दिन हम श्रीनगर पहुंचते थे। 12 और 15 के बीच जो है वो पैसेंजर उस बस में बैठते थे। ओके। छोटी छोटी गाड़ियाँ होती छोटी थी, गाड़ियाँ। कच्चा ट्रैक था पूरा, ओके। रास्ते में पड़ाव होते थे। गोल 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 पहाड़ी रास्ता बिल्कुल था। छोटा ट्रैक था, बिल्कुल। और कहते हैं कि तीसरे दिन श्रीनगर पहुंचते थे हम। और जब हम श्रीनगर पहुंचे थे तो वहाँ पहचानने नहीं जाते थे कि ये बंदा, वो हालत खराब हो वो जाती, हालत खराब मिट्टी हो जाती। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक अच्छी रोड बनी, वो भी टाइम हमने देखा। बिल्कुल। फिर हमने वो भी टाइम देखा कि जम्मू से श्रीनगर सुबह हम यहाँ से बैठते थे तो शाम को श्रीनगर पहुंच पहुँचते जाते थे, शाम को बड़ा लेट। फिर उसके बाद जो हाईवे का काम चल काफी रहा अच्छा है, बन गया है। लास्ट ईयर में मैं गया था, बहुत ज़बरदस्त हाईवे बन रहा है 5-6 हमारा। घंटे में आप पहुंच अब जाते तो ये है कि आने वाले जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब लेके चल रहे हैं कि जम्मू से श्रीनगर आराम से 4-5 हो। 5 घंटे में आराम से जा पहुंच सकते जाते हो। हैं। बिल्कुल। अब रेलवे के साथ जुड़ने से, आप जो उस दिन बता रहे थे
जम्मू से 3 घंटे में हम श्रीनगर जा सकते हैं। आराम से और वो भी कन्वीनियंटली बड़े बिल्कुल बड़े आराम और से। वो मनोहर दृश्य देखते हुए बिल्कुल, जब बिल्कुल, चिनाब दरिया के बिल्कुल, ऊपर से बिल्कुल, आप बिल्कुल, निकलोगे, बिल्कुल, बिल्कुल। वादियों के बीच में से निकलते हुए ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी बात है। इसमें से हमारा बिजनेस भी काफी, टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बढ़ेगा। टूरिस्ट इतना ज्यादा इससे आएगा। अब देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वो भी टाइम था कि तीसरे दिन श्रीनगर पहुंचा करते थे, फिर वो भी दौर आया थे, सुबह बैठना शाम को श्रीनगर पहुंचना। 3-4 जहाज टोटल जो है जम्मू से श्रीनगर चलते थे उस समय, उड़ते थे। तो आज वो टाइम आ गया कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए 3 घंटे का टाइम नाइट फ्लाइट भी शुरू हो गई। नाइट फ्लाइट जो अभी चल रही है, अब तो बहुत सारी। तो आप ये समझो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है जो श्रीनगर में रेल के साथ ये जुड़ा है। और अब तो क्या है, आप आराम से जाओ, ब्रेकफास्ट यहाँ करके जाओ, लंच श्रीनगर में करो, डिनर वापस आ डिनर वापस जम्मू आके करो। वापस करो। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी ये बात। जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। Yes, yes. यो ट्रेड बढ़ेगा। जो डिफरेंस था ना, थोड़ा हाँ। डिस्टेंस था ना, दिल जुड़ते हैं और दिल इससे जुड़े हैं। जुड़े मैं समझता हूँ कि ये रेल जुड़ने से जम्मू और कश्मीर और पास आए हैं। मैं उस तरीके से इसको देख रहा हूँ। सो लेकिन एक और चीज़ में मैं जोड़ूंगा कि जो हमारा इलाका जैसे पुंछ रजौरी हो गया या अखनूर छंब वाला इलाका, इसको भी ट्रेन कनेक्टिविटी से कभी ना कभी जोड़ने का कुछ प्लान होना चाहिए। हमें लगता है ऐसा कुछ होगा नियर फ्यूचर में। हमें लगता है कि बहुत जल्दी हमारी जो केंद्र सरकार है बहुत जल्दी जम्मू पुंछ और रेलवे का काम जो अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे अभी, हमें लगता है कि जल्दी इसका वेरी विजनरी जल्दी सिग्नल होगा होपफुली। और पुंछ के साथ भी हमारा तो हमारे लिए और भी अच्छा है। रिंग रोड का तो हमें बहुत फायदा है, दोनों तरफ से बहुत बढ़िया रिंग रोड के देखो अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट कितना फायदा होगा। बहुत फायदा है। अगर हमने जहाँ से मुझे जाना होता है तो जाना मैं इधर होता से है तो सांबा आप सिटी निकलता जाने की हूँ, जरूरत ही नहीं है मैं आपको। सीधे सांबा निकलता यहाँ हूँ। बाबे तलाब से आप सीधा निकल सकते हो सांबा में। तो पहले कितना निकलना पड़ता था, सिटी से निकलना पड़ता था। एक्सेस पे का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, उसका बढ़ने से भी काफ़ी फ़ायदा जम्मू को होगा। राइट। टूरिस्ट इंडस्ट्री हमारी काफ़ी उससे बढ़ेगी, इम्प्रूविंग और काफ़ी लोग और भी आएंगे और काफ़ी उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। सर पंडित जी के बारे में बात कर रहे थे, 1987 में वो पहली बार विधायक बने। हम तो पहले कुछ इससे पहले हम बात कर रहे थे कि उनका 30 साल सरपंच का एक्सपीरियंस है। तो जब विधायक की टिकट मिली उस वक्त की कुछ कहानी है कि टिकट मिलने में क्या मशक्क़त हुई या किस तरह से वो, कुछ बताइए उस दौर के बारे में। हाँ देखिए, पंडित जी का आपने जिक्र किया, पहले हमारी बात चल रही थी कि मैंने आपको बताया कि 75 में वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर बने जी। उससे पहले किसी भी गांव में कोई पखडंडी तक नहीं हुआ करती जी जी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर बनने के बाद विधानसभा हनूर के अंदर कोई गांव मोहल्ला नहीं छोड़ा जहाँ पर गलियों का निर्माण नहीं करवाया, पखडंडियों का निर्माण नहीं करवाया, जहाँ कुएं नहीं बनवाए, जहाँ पानी मिल सकता था वहाँ उनका निर्माण करवाया कुओं का। और वो 11 लाख के करीब जो है वो काम थे। 11 लाख अमाउंट उस पर खर्च हुई थी। उस वक्त 11 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट थी। और मुझे वो भी टाइम याद है क्योंकि पंडित जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर थे, ना के विधायक थे। उस टाइम की जो हमारे यहाँ के विधायक हुआ करते थे उनको ये लगा कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर ने इतने काम कर दिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। वो अपना फेलियर भी देख रहे थे। तो लोग भी सारे इनके साथ आ गए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से इनकी पेमेंट्स ना हो। रुकावट डालना शुरू किया, रुकावट डालना स्टार्ट कर दी। कौन थे उस वक्त? मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए याद नहीं है, इंस्पेक्टर हैं जो भी थे। ठीक है, उनकी अपनी सोच थी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ जी। तो उन्होंने काफ़ी रुकावटें खड़ी की कि पेमेंट नहीं होगी तो लोग नाराज़ होंगे, रुष्ट होके फिर वापस मेरे साथ मेरे पास आएंगे, तो मेरी पॉलिटिक्स अच्छी चलेगी। तो मुझे याद है हम बिल्कुल छोटे थे तब, ये 81-2 की बात होगी शायद। उसके लिए पंडित जी ने भूख हड़ताल की, पेमेंट्स को खुलवाने के लिए। पेमेंट्स लेबर को मिले, जिन लोगों ने काम किया उनको पैसे, उनका राइट उनको मिले। उसके लिए कितने दिन उन्होंने अनशन किया, कितनी एजिटेशन उन्होंने की, फिर जाकर चीफ मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल की और जो जितने भी लोगों के काम हुए सब लोगों को पैसे मिले। मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ। सबसे पहला चुनाव पंडित जी ने विधानसभा का 77 में कॉन्टेस्ट किया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे, तब टिकट नहीं मिली थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते। उनके विपरीत कौन थे? उनके विपरीत थे पंडित धर्मपाल जी। कुछ चंद वोटों से पंडित जी उस चुनाव में हारे। उनका पहला तब कौन सी अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा इलाका आता था? ये पूरा हमारा पुराना अखनूर जोड़ियाँ तक
जोड़ियाँ तक, वो छम नहीं आता था। नहीं, छम नहीं था। छम ये विधानसभा चौकी लग- चौरा इधर ही आता था। हाँ, चौकी चौरा हमेशा खनौर के चौरा साथ हमारे रहा इधर ही है। है। ये मैरा मांदरा और चौकी चौरा पहली दफ़ा छम के साथ जोड़ा है। जी जी ये तो नहीं तो अखनूर विधानसभा का हिस्सा रहेगा। उसी का चुनाव उन्होंने कांग्रेस किया, बड़े थोड़े वोटों से वो चुनाव हारे। जी जी। उसके बाद 87 का इलेक्शन जो था पहला, जब वो विधानसभा का चुनाव जीते, ओके। उस समय एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ। यहाँ पे कांग्रेस को डिसाइड हुआ कि यहाँ से कांग्रेस कॉन्टेस्ट करेगी, वो एनसी में हुआ करते थे। तो उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया कि पंडित जी आपको चुनाव लड़ना है अच्छा। विधानसभा में जनता। ओके, मतलब उनको उन्होंने कहा कि टिकट हमारे पास है, हम आपको टिकट लोग देंगे, टिकट देंगे। हम आपको नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो वो भी देंगे, ओके ओके। और इस दफ़ा आपको बैठना नहीं है, आपको चुनाव लड़ना लड़ना है इस पर। ये विधानसभा अखनूर की जनता ने सब ने एकजुट आवाज़ में कहा, राइट। और पंडित जी ने वो चुनाव कॉन्टेस्ट किया, वो इंडिपेंडेंट लड़े। इंडिपेंडेंट। ओके। और अखनूर के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति चुनाव जीता जीता था? विधानसभा का। कौन थे उनके? पंडित धर्मपाल जी। अच्छा, वही थे धर्मपाल। पंडित धर्मपाल जी, ओके ओके। वो 4 दफ़ा के विधायक थे अखनूर के। मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंट टिकट से 4 टाइम के विधायक को हराया। बिग। और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, ओके वन साइड में 70% के करीब वोट जो है पंडित जी को ओके। लोगों ने डाले। तब अब तो 1,05,000 के करीब। उस टाइम शायद 22,000 टोटल वोट हुआ करता, 30,000, 22-30,000। तो 22 के 30,000 टोटल वोट, ओके ओके। जिसमें से नहीं 30,000 टोटल वोट था, 8,000 कुछ शायद पंडित धर्मपाल जी को मिला था, और 20,000 प्लस जो है वो शायद पंडित जी को। बहुत बड़ी विक्ट्री थी ये तो। बहुत बड़ी विक्ट्री बहुत थी। बड़ी विक्ट्री थी। तो वो एक अखनूर की पॉलिटिक्स में एक चेंज हो गया। एक नया युग जो है जो उसका आरंभ हुआ। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो पंडित जी जब विधायक बने, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। आप कहाँ से पढ़े? इधर ही? ये हमारा मैरा मांद्रा मांद्रा हाई जो हाई स्कूल है। जी। उस समय क्या था कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे सब कच्चे हुआ करते थे, ऊपर छत किसी भी बिल्डिंग में जहाँ टीन हुआ करती थी, ओके ओके, जो जहाँ मिट्टी, बल्लियाँ लगी हुई, जैसे बल्लियाँ मिट्टी और ऊपर मिट्टी डाली। समझ गया। कहीं भी किसी भी गांव में लेंटर वाली बिल्डिंग आपको स्कूल की नहीं मिलेगी। और पंडित जी ने विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने कि मैं जितने भी मेरे विधानसभा के अंदर स्कूल हैं, मैं उन सब की लेंटर वाली बिल्डिंग बनाऊँ, अच्छे क्लासरूम बनाऊँ जिसमें बच्चे आराम से बैठ के पढ़ पाएँ। अब इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी, काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए था। उस समय कुछ सीढ़ियाँ वगैरह भी हुआ करते थे विधायकों की, और पैसा भी आपको पता ही उस समय कितना होता था, कम होता था। एक केंद्र की ओर से एक स्कीम आई, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, हाँ बीएडीपी, वो आज भी चल रही है। बीडीपी अंदर उस समय जो केंद्र सरकार जी उन्होंने कहा कि भाई बॉर्डर एरिया में जितने भी स्कूल होंगे उन सब की बिल्डिंग जो है वो पक्की की जाएंगी, लेंटर वाली की जाएंगी। अब हमारा अखनूर जो है वो बॉर्डर एरिया में आता नहीं है जी। विधानसभा छम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, जीरो लाइन पे थी। अब अखनूर बॉर्डर के साथ नहीं आता था। पंडित जी ने क्या किया, विधानसभा अखनूर की एक पंचायत जो गढ़खाल है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। ओके। एक सिंगल पंचायत गढ़खाल बिल्कुल बॉर्डर पे है वो। पंडित जी ने उस पंचायत को उठाया और एक लेटर बनाया, सीएम के पास चले गए। सीएम फारूक साहब थे। हाँ, फारूक साहब। उन्होंने कहा कि बीएडीपी के अंदर जो स्कूलों की पक्की बिल्डिंग्स बन रही हैं, मेरे ब्लॉक को भी इसमें शामिल किया जाए, मेरा एरिया भी बॉर्डर के साथ लगता है। That was like how he wanted to help his बिल्कुल people. बिल्कुल बिल्कुल। Very nice. और सीएम को वो करना पड़ा, और जितने भी हमारे विधानसभा अखनूर के अंदर जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल थे, सबकी बिल्डिंग्स जो है वो पक्की हुई लेंटर वाली बिल्डिंग। मुझे याद है मैरा मांद्रा हाई स्कूल की जो बिल्डिंग हुआ करती थी वो भी पंडित जी ने अपने सरपंच के टाइम में बनवाई थी। जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो क्या करते थे तब सभी बच्चों ने लगना, जैसे लास्ट डे होता था वो मिट्टी वगैरह उसके ऊपर डालनी, ताकि पीछे से बरसात होगी तो कोई पानी पुनी नीचे से वो बिल्डिंग कहीं क्लैप्स ना हो जाए। वो जितनी मिट्टी डालते थे, तो जब वो स्कूल खुलते थे अगस्त में, 15 अगस्त तक छुट्टी रहती थी, वो सारी मिट्टी जो ऊपर डाली थी वो सारी नीचे आई होती थी। वो भी टाइम हमने देखा है। तो पंडित जी ने विधायक बनने के बाद सबसे पहले
कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहने दिया जिसकी पक्की बिल्डिंग ना बने। ये उनका सबसे बड़ा काम 87 में था। उसके अलावा हॉस्पिटल्स का निर्माण, जैसे हमारा किठाड़ बहुत दूर दराज का इलाका है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर सैंक्शन करवाना, मैरा मांगरा एरिया में, चौकी चौरा एरिया में, और भी जोड़ियाँ वगैरह, काफ़ी ओवरऑल जितना भी था। रोड कनेक्टिविटी का भी पूरा रखा। उस टाइम वो मात्र 2.5 साल विधायक रहे, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई। ओके। उसके 7 साल का अच्छा, फिर वो उस टाइम प्रेसिडेंट का सर रूल रहा। एक वो भी टाइम था कि जब 87 में वो मफ का एक डर था कि मफ सीटें ले जाएगी। फिर एक रिगिंग का था कि राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला कुछ वहाँ पे कुछ रिगिंग हुई थी इलेक्शंस में उस वक्त। अगर आप मफ देखो, यहाँ तक मफ की बात है, वो कश्मीर में ही थी मफ। हाँ मतलब लेकिन जम्मू में तो उसका बट कोई नहीं, बट वजूद कभी नहीं हुआ। स्टेट में था कि किस तरह से वो रिगिंग का एक वो क्लेम शायद लगता है। उसको एक ये वाटरमार्क इवेंट माना जाता है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लैंडस्केप में, कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहते हैं ऐसा कि अगर वो ऐसा ना होता तो शायद जो मिलिटेंसी का दौर शायद ना देखना पड़ता। वो जो लोग मेन स्ट्रीम में आना चाहते थे उनको मजबूरन बंदूक उठानी पड़ी। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, अलग अलग इस पे लोगों की अपनी अपनी opinion है, प्रक्रिया है। अपने अपने लोग प्रतिक्रिया है। विचार रखते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ दूसरे तरीके से ही कहते हैं। मगर आप उस वक्त का कुछ अगर आप याद कर पाएँ किस, क्योंकि पंडित जी भी उस वक्त सरकार हाँ में थे, बिल्कुल, वो तो इंडिपेंडेंट विधायक कुछ जीते थे। हाँ कुछ तो उनको उस वक्त का कुछ याद होगा कि किस तरह का माहौल था, कि क्या एक अनसर्टनिटी थी। जैसे फिर बाद में आपने बोला डिसॉल्व भी कर दी गई, हाँ, फिर डिसॉल्व या मिलिटेंसी स्टार्ट कश्मीरी हुई, पंडित का एक्सोडस भी हुआ फिर। यस यस, वो 90s का दौर था। हाँ, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें या तो उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जो है लगभग 89 में 90s में ये डिसॉल्व हुई असेंबली, और फिर 96 में फिर सिलेक्शन हुई। 96 में फिर फारूक अब्दुल्ला आए। 96 में पंडित जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। उनके फिर वो मंत्री बने। कौन थे उनके अपडेट उस टाइम? उस टाइम पंडित धर्मपाल जी भी थे। अच्छा अच्छा उस टाइम ट्रायंगुलर कंपटीशन था, बीजेपी से भी थे, अलग अलग पार्टियों से अच्छा थे। तो उस समय वो जीते, फिर वो मंत्री बने। फर्स्ट टाइम फारूक अब्दुल्ला, यस, मंत्रिमंडल में उनको कौन से विभाग के मंत्री पद मंत्री मिला। थे? वो स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य बने। उसके बाद पीएचई इरिगेशन भी उनके पास रहा। हम्म, तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी अचीवमेंट पंडित जी की क्या थी। जब वो 96 में मंत्री बने, मैं ये खुद चीज़ें देखी। अच्छा, विधानसभा अखनूर हमारी जितनी है, अखनूर से जोड़ियाँ एक रोड, अखनूर से सोल वाली एक लीड तक रोड, जी खुग्गा से मैरा मांदरिया एक रोड, एक सुंगल समार रोड, हम्म, ठीक। बाकी हमारे जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई सड़क नहीं थी। मैं आपको 96 की बात बता रहा हूँ। 96 में मेरा राजनीति में आना हुआ। अच्छा, आप तब से मैं सक्रिय हो? बिल्कुल 96 का जो चुनाव हुआ, तो यू असिस्टेड पंडित जी? यस, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला। उन्होंने ही कहा भाई इलेक्शन आए हैं, कुछ करो। हमने युवाओं को साथ जोड़ा, यंगस्टर। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था कि वो फर्स्ट टाइम जब आप कितने साल, मैं- 6-7 साल के बाद जी, चुनाव जी, हो रहे हैं, जी, जी, जी। तो आपके अंदर एक उत्साह होगा बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो कुछ क्योंकि बताइए, मेरा कुछ वो कुछ किस्से बताइए उस। मेरा वो पहला राजनीतिक मतलब कि एक एंट्री थी मेरी, जी जी। और मेरा एक बचपन से ही था कि मैं भी अपनी लाइफ में राजनीति में आऊँगा। अच्छा, आपका था? मेरा था, बट कभी किसी से express बताया नहीं कभी बताया किसी नहीं से आपने? कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ या मेरा शौक है, कभी किसी से बात नहीं की। और 7-8 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव अनाउंस हुए, और उसमें हमें काम करने का मौका मिला। अपने पिताजी के लिए, पंडित जी के लिए कैंपेन की आपने? कैंपेनिंग की उनके लिए, और युवाओं को साथ लाए हम, हम्म, और गांव गांव हम गए। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी भी गांव में पक्की सड़क नहीं देखने को मिलती, और सारा एरिया ऐसे ही था। मंत्री बनने के बाद पंडित जी ने सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी का काम स्टार्ट किया। मैं आपको बता रहा हूँ, अखनूर से जोड़ियों तक एक ही सड़क होती थी। जी जी। राइट लेफ्ट जितने गांव आपको दिखते, वो सब कच्ची रास्ते थे। ओके। ऐसे ही हमारा सोल वाला जो रोड रास्ता हाँ गया, बिल्कुल। राइट लेफ्ट जितने भी गांव हमें दिखते थे, कच्चे रास्ते दिखते। पंडित जी का सबसे पहला काम था, वो कहते थे कि तब तक वो गांव डेवलप नहीं हो सकता जब तक रोड गांव में रोड नहीं पहुंचे। कहते मैं हॉस्पिटल भी दे दूंगा, स्कूल भी दे दूंगा, कोई जाएगा नहीं वहाँ। बिल्कुल। और रोड ही डेवलपमेंट की सबसे पहली जो है स्टेप जो है वो रोड है। और उन्होंने उसको टॉप पे रखा अपने मैनिफेस्टो में, और सभी गाँव को सड़कें बनाना स्टार्ट किया। जहाँ हम जीरो पे खड़े थे, उन्होंने 6 साल के अंदर
मैं आपको बताऊं कि अखनूर से लेके जोड़ियों तक कम से कम भी 15 गांव के लिंक रोड उन्होंने जिनका निर्माण किया 6 साल के अंदर। इसी प्रकार सोल रोड, इसी प्रकार सुंगल का हमारा जो जितना क्षेत्र है उसमें लिंक रोड जितने भी हमारे मोहल्ले थे, गाँव थे। महरा मांदरे की आपको एग्जांपल दूँ, खुगा से महरा मांदरे तक एक ही रोड हुआ करती थी, वो भी क्या हालत है आपको पता है। आपका जो गांव है बाला, ताचड़वा से लोग पैदल जाया करते थे, हम खुद गए हैं। कुफी मेला हुआ करता था, कुफी मेला हुआ करता था, मेले में जाते थे, कुफी मेला लगता था, बहुत बड़ा मेला लगता था, 3 दिन चलता था। चौतर चौदी का, हाँ चैत्र चौदी आती थी अप्रैल महीने में, मार्च अप्रैल में बहुत बड़ा मेला हुआ करता था। तो मेरा कहने का मतलब किसी भी गांव में रोड का कोई सड़क का नामो निशान नहीं था। खंडी की नहर का भी उनका, कंडी की नहर भी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में है। दादू कह रहे थे कि वो फिर पंडित जी के जाने के बाद कंडी की कनाल का जो डीपीआर बनी थी उस टाइम 106 करोड़ की, वो आज भी पूरा उसका प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, 106 करोड़ पूरा 106 करोड़ उसका। अड़चन कहाँ, अभी क्यों नहीं हो रहा उस पर काम? आप देखिए उसके बाद बदकिस्मती ये रही कि पंडित जी 96 का चुनाव मात्र कुछ वोटों से 2002 चंद वोटों से मदन लाल जी थे, श्यामलाल जी, जी मदन लाल जी। उसके बाद फिर वो कंडी कनाल का जो डीपीआर था वो ठंडे बस्ते में चला गया। किसी ने उसका इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। पर हमारी आज भी कोशिश है, हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, पंडित जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं आज भी उसको लेके इतने सीरियस हूँ और मेरी कोशिश है एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। कंडी के लोगों का जो सपना है, एग्रीकल्चर उनका अच्छा हो जाएगा। महरा मांदरे से वो स्टार्ट होनी थी हमारी केनाल, और लास्ट जो है अर्जवाल कंडियाल कलीट, वहाँ उसको कंप्लीट होना था, संपन्न होना था। ये जितने हमारे कंडी के गांव थे विधानसभा अखनूर के, ये सारे उसके अंडर आने थे। अच्छा एक फ़ायदा हो जाएगा, बहुत बड़ी चेंज एक यहाँ देखने को मिली, क्योंकि हमारे लोग मेहनत कश तो आ गई है, खेती बाड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं। एक अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होने से, क्योंकि कंडी का क्षेत्र आपको पता ही, बारिश होगी तो कुछ फसल होगी, नहीं तो कई बार हमने जो खाद और बीज डाला होता है उसके भी रिटर्न हमें नहीं आती है, ठीक है ना। तो कंडी की कनाल का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर हम काम करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी इसको लेके आगे चलें बढ़ें, और एक समा वो आएगा कि कंडी की नहर हमारी बनेगी। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ, इतनी उम्मीद लेके हम चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि 2002 में जब वो चुनाव हारे और उसके बाद फिर जो दूसरी पार्टीज़ के जो नुमाइंदे थे वो आए, तो आपको क्या, व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि किस तरह का उसके बाद का जब अखनूर की डेवलपमेंट में किस तरह का दौर रहा? और अभी जैसे आप भी अभी करंटली यू आर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डीडीसी हैं आप इस इलाके से। देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, जिसने भी अपने टर्नओवर में किया अच्छा किया, हर किसी ने अच्छा ही प्रयास किया होगा, मैं नहीं कहता किसी ने कम प्रयास किया होगा। बट जो एक लोकल होता है ना, आपका गांव है बाला, ठीक, जितना बाला को लेकर आपके मन में रहेगा ना कि मैं अपने गांव के लिए कितना करूं, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, कैसे आपके मन पर के फिर जब आप विधायक बन जाते हैं तो पूरा जो आपका विधायक नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो लोकल लीडरशिप होने से, जो लोकल जिस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हो, जिसने अपना पूरा जीवन उस विधानसभा में खपाया हो, जिसने बहुत सी प्लानिंग्स की हो, राइट, उनको इम्प्लीमेंट भी किया हो, बिल्कुल आने वाले टाइम में हमको और क्या करना है, वो भी सारे प्लान, इसका ब्लूप्रिंट तैयार। आपके उसी सवाल पे, इससे मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ जी, कि अभी जम्मू कश्मीर में रिसेंटली चुनाव संपन्न हुए हैं, तकरीबन 5 साल गवर्नर रूल रहा है, उससे जब विधानसभा भंग हुई थी, तो हमारे छम्ब और ये इलाका भी मिल चुका है, छम्ब और मेरा मांदरे चौकी चौरा अभी। तो आप भी, यू वर ऑल्सो डिज़ायरस ऑफ गेटिंग अ टिकट फ्रॉम योर पार्टी एंड आपने अपने इलाके में काम भी किया। तो एक हर किसी को अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं, हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छे मुकाम पे जाके अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो जब टिकट नहीं मिली तो उस वक्त का अगर आप बता रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, व्हाट आपके, आई वांट वेरी अनफिल्टर्ड आपके माइंड में किस तरह का उस टाइम पे वो था, व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड दैट टाइम? देखिए नवजोत जी, मैंने आपसे पहले कहा था मैं राजनीति में आया था अपनी सोच से, मेरा एक मन था, कुछ करने का मन जी, क्योंकि मैंने बचपन से अपने पिताजी के साथ में रहा, उनको बड़ा पास से देखा, तो बड़ा अच्छा लगता था। बिल्कुल।
मेरी दादी जी के पास लोग आते थे, पहले उनको बात बतानी, फिर वो उनकी सिफारिश लगा के पिताजी तक किसी किसी लोगों की वो हेल्प करते थे। जी जी। मैंने वो भी लोग देखे हैं कि वो आंसू बह रहे थे, वो होते थे उनके, जब हमारे घर आते थे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते थे, तो जब जाते थे वो हंस रहे होते थे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है और मन को एक बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा अच्छा फील होता था कि पिताजी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति अभी आया, वो रो रहा था, अभी गया तो वो हंस रहा था। एक मन में एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होती थी। वो सारी चीज़ें देख के मेरे अंदर भी था कि मैं भी अपने जीवन में कुछ करूँगा। गवर्नमेंट जॉब करने का मेरा बचपन से ही नहीं था कि मैं कभी सरकारी नौकरी में जाऊँगा, जहाँ कोई बिज़नेस वगैरह मैं करूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा यही इंटरेस्ट है, मैं राजनीति में आऊँ। और मज़ेदार बात सुनो, राजनीति में जब मैं आया 96 के इलेक्शन में मैंने काम किया। उसके बाद 2002 में पंडित जी मंत्री बने और अक्सर मैं उनके साथ फील्ड में रहता था, साथ में कहाँ क्या हो रहा है, काफ़ी कुछ सीखा उनसे, काफ़ी सीखने को मिला। फर्स्ट हैंड आपको 98 की बात है। मुझे याद है कि शाम के टाइम वो जब घर आए, खाना खाया उन्होंने, मैं उनके रूम में गया, उनके बैठा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने क्या सोचा अपनी लाइफ में, सर्विस करनी है, बिजनेस करना है। मैं वो बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा जी ना मुझे सर्विस करनी है, ना मुझे बिजनेस करना है। वो एकदम चौंक गए, ये क्या बोल रहा है, ना सर्विस करनी है ना बिजनेस करना है। मैंने कहा जी हाँ, तो और क्या करना है, सर्विस नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना। मैंने कहा जी मैं राजनीति करनी है। वो कहते हैं तुम्हें किसने कहा तूने राजनीति करनी है। मैंने कहा जी किसी ने नहीं, ये मेरा एक अपना भावना है, मेरा अपना इंटरेस्ट है। कहते हैं ना ना ना, राजनीति और लाइफ में जो मर्जी करो, ये फीलिंग। इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं देखिए खुद। ये जीवन जो है कि तलवार की धार पे चलने जैसा है, ये उनके शब्द थे। और इसमें अपने आप को बंदे को खपाना पड़ता है। आप अपना पर्सनल जीवन नहीं जी पाओगे, दूसरों के लिए खपना है। अपनी कोई डिजायर्स आपकी नहीं होंगी। अभी सोचो, फिर डिसाइड करो, फिर सोचेंगे हम क्या करना है। मैं भी ऐसे हो गया। उसके बाद उनके कमरे से मैं आ गया। वो होता है ना कि माँ बाप हमारी उड़ान से परेशान नहीं होते, जी जी, वो हमें स्ट्रगल करता हूँ नहीं सुनिए ना, मैं फिर आता हूँ ना, इस बात का मुझे कितने साल लग गए इस बात को समझने के लिए। इस बात का मुझे कब आंसर मिला, मैं सोचता ही रहा। फिर उसके बाद मैं आ गया, साल 1.5 साल बीत गया। उसके बाद फिर बात हुई, उन्होंने मुझे पूछा क्या डिसाइड किया। इतना टाइम दिया उन्होंने मुझे, 1.5 साल का अर्सा उन्होंने मुझे दिया। फिर उन्होंने पूछा बता क्या करना है। मैंने कहा जी कोई पक्का तूने सोच लिया। मैंने कहा जी फिर उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई। कहते हैं जीवन में इन बातों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कहते हैं ईमानदारी के साथ कभी जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहना है, दूसरों के काम के लिए हमेशा आगे रहना है। और फिर ये नहीं देखना है कि ये मेरे साथ चलता है या ये मेरे खिलाफ है। जो भी तुम्हारे पास आएगा तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, ठीक। तो आप सार्वजनिक जीवन में होगे। सत्ता अगर जीवन में मिल गई, इसको कभी अपनी विरासत नहीं समझना। ये तुम्हारी विरासत नहीं है, ये लोगों की विरासत है। जब कभी सत्ता मिलेगी, इसको लोगों के नौकर, उनके खादम बन के काम करना। ये भी मंजूर है। अगर सत्ता चली गई तो मन में किसी प्रकार का दुख भय नहीं होना चाहिए। ये सोचना लोगों की विरासत थी, लोगों ने दी, लोग ही ले गए, जनता ही ले गई। क्या त्रुटियां रही उन पर मंथन करो, फिर संघर्ष करो, फिर आगे बढ़ो। मैंने जी ये भी मंजूर है। ये मूल मंत्रों ने मुझे राजनीति में दिया। ये चीज़ें देख के मैं फिर आगे बढ़ा। फिर उन्होंने कहा ये नहीं है कि तू मंत्री का बेटा है तो तू पैराशूट से सीधा पॉलिटिक्स में है, क्या समझ। राजनीति का पहला सिद्धांत है कि तुम्हें ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। एक कारकुन बन के, वर्कर बन के तुम्हें पता होगा कि ज़मीनी स्तर पर किस तरीके का जीवन लोगों का है। जब तक तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका सलूशन कैसे हो सकता है, उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं जीवन में,
जब तक तुम्हें उनकी जानकारी नहीं होगी तुम एक अच्छे राजनेता नहीं बन सकते। मैंने कहा जी ठीक है, ऐसे ही हो। फिर मैंने ज़मीनी स्तर से काम करना स्टार्ट किया। पहली इलेक्शन आपने कब लड़ी? ये मेरा डीडीसी का जो चुनाव था, ये ये फर्स्ट मेरा पहला चुनाव था। फर्स्ट इलेक्शन था? मतलब कि 26 साल फील्ड आप में काम बिहाइंड द करने के कर्टन थे? 26 साल मैंने बिल्कुल ग्राउंड पे काम किया, लोगों के बीच रहे। हमारा कार्यालय अपना निजी कार्यालय अखनूर में है, जो पंडित जी खुद भी उसमें बैठते थे। मांडा में? और मांडा में मैं स्वयं उसमें ट्यूसडे और फ्राइडे हफ्ते के 2 दिन वहाँ रखे होते हैं। हर महीने की 5 तारीख को पंडित जी ने आज से 50 वर्ष पहले मीटिंग स्टार्ट की थी। वो मीटिंग हाँ, मुझे भी लगातार याद चल है। रही है। आई रिमेम्बर, आप भी जाते थे। हाँ, वो मीटिंग आज भी चलती है। हम्म। तो इतने साल काम करने के बाद भी मुझे पहला मौका मिला। उसके बाद फिर उन्होंने, मैं वही आपको बता रहा था, तो फिर चलते गए। फिर हमारी राजनीति यात्रा जो है वो स्टार्ट हो गई। चलते 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 अभी हम विधानसभा अभी चुनाव। जो पीछे डीडीसी का फर्स्ट टाइम JNK के अंदर चुनाव हुआ, उसमें मुझे पार्टी ने मौका दिया, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं चुनाव लड़ा और बड़े अच्छे तरीके से मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। वन साइड चुनाव था वो, आपको पता ही है। 70% के करीब मुझे वोट हासिल हुए। आपके अपोजिट कौन थे? कांग्रेस ने खड़े किए थे, वो नाम मात्र ही थे। तो एक अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीता। लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर रहा। और राजनीति में बंदा आता है कुछ मन में सोच के आता है। मेरे मन में भी यही इच्छा है मैं कुछ करूं, और कर अच्छी तरह से आप तभी कर पाओगे जब आप किसी मुकाम पे पहुंचोगे। कर तो ऐसे भी सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं डीडीसी बनने से पहले कोई चुप करके बैठा हूँ। सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूँ, बट कुछ आपके हाथ में भी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप जल्द कुछ लोगों के लिए काम करवाने के लिए कुछ चाहिए। चाहिए। तो वो एक हर पॉलिटिशियन की ये डिज़ायर रहती है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो मैं कहीं पहुंचूं, किसी मुकाम को हासिल करूं, ताकि मैं अपने लोगों के लिए, ज़्यादा अपने इलाके के लिए बेहतर कर पाऊँ। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप सरकार में आए। ठीक, डीडीसी बना मैं। डीडीसी बनने के बाद बहुत सी उम्मीदें लोगों को मुझ पर थी। पंडित जी 2002 में चुनाव हारे, उसके बाद बहुत बड़ा अंतर बीच में रहा। 22 साल का जो टाइम था, लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझ पे ऐसी थी जैसे मैं कोई मंत्री बना। रियली बोल रहा हूँ, लोगों की उम्मीदें जो थी वो इस तरीके की थी कि जैसे कि व्यक्ति मंत्री बन गया और इससे हमें ये काम लेने। और मैं एक चीज़ बताऊं कि पंडित जी के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के उनके आशीर्वाद से और उस परमपिता परमात्मा की कृपा से मैंने भी कोशिश की कि लोगों को निराश ना होने दिया। जो उम्मीदें उनको एक डीडीसी से हैं, वो एज ए मंत्री मुझे देख रहे हैं या विधायक देख रहे हैं, मैं उनको पूरा करके दूँ। और मैंने भी पूरी कोशिश की कि लोगों की जो उम्मीदें थी मैं उन पर पूरा उतरूँ। मैंने कोशिश की कि पंडित जी क्या बताया हुआ रास्ता, जो सिद्धांत, जो मूल मंत्र उन्होंने मुझे राजनीति में दिया, उसको आगे लेके चलूँ और पूरी ईमानदारी से, लगन से लोगों का काम करूँ। जब मैं चुनाव जीता, डीडीसी बना, उसी टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी पीने के पानी की योजना जो है पूरे भारत में दी। और हम बड़े लकी हैं कि मैं जैसे ही चुनाव जीता उसी टाइम जो स्कीम थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर मेरी जो पहली मीटिंग थी PHE विभाग के साथ, जीतने के बाद मैंने हर विभाग के साथ एक अलग से बैठक की। PHE डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को मैंने बुलाया घर पे, यहीं पे बैठे हम। मेरे दिमाग में था कि ये मेरा कंडी का क्षेत्र है, ब्लॉक महरा मंदिर और चौकीजोड़ा, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे पानी को लेकर बहुत संकट है, आपको पता ही है। पानी को लेकर खासकर समर का जो सीज़न होता है, कितनी समस्याएं सहन करनी पड़ती हैं। मेरी माताओं बहनों को कितने किलोमीटर दूर सर पे वो मटका उठा के जाना पड़ता है, बर्तन उठा के जाना पड़ता है। मेरे दिमाग में था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी परियोजना देश में दी है, क्यों ना हम इसका भरपूर लाभ उठाएं। मेरी फर्स्ट मीटिंग जब इंजीनियर से हुई, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बहुत ही काबिल तरीन इंजीनियर हो, ये भगवान किसी किसी को सौभाग्य देता है। मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि जल जीवन मिशन का इस तरीके का प्लान किया जाए कि मेरा कोई भी गाँव
बिना पानी के ना रहे। उन्होंने कहा सर बताओ आप क्या करना चाहते हैं। हमने एक बैठ के एक लिस्ट बनाई, पंचायत वाइज पूरा डिस्कस किया। इस पंचायत में इस समय कितनी हमारे पास स्कीम्स हैं, उनका कितना पानी हमें मिल रहा है, डिस्चार्ज क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पाइपलाइन कितने कितने टाइम की लगी हैं, आपको पता ही है। कुछ गाँव ऐसे भी थे यहाँ 30 साल हो गया, 25 साल हो गया पाइपलाइन पीछे। उस टाइम 4 घर थे, आज 15 घर हो गए। ओवरलोड होने से वो भी समस्या थी, दिक्कत है। एक बेहतरीन प्लान जो है मेरे इंजीनियर्स ने करके दिया। ब्लॉक नायरा मांग रहे, ब्लॉक चुन जिस तरीके करना चाहता है, टाइम टू टाइम हम रिव्यू करते थे, पूरे प्रोजेक्ट बना के DPR बना के हमने सरकार के पास दिए। उसके बाद अच्छी बात हमारे लिए ये रही, जितनी स्कीम्स हमने सरकार के पास दे दी सब की सब मान लो चुखचुरा ब्लॉक में 100 करोड़ के करीब पैसा जो है पीने के पानी पर खर्च किया जाता है। मेरा सवाल अब वही है सर जी, वो हम MLA की इलेक्शन पे वापस आप जी, वो सवाल आपने जवाब नहीं दिया। जी, अच्छा उसका तो उसका मैं चाहूँगा उसका अच्छा उसका ये जवाब था कि आपका ठीक है। आपको देखो एक सोच है, मैं कुछ करने के लिए राजनीति में आया हूँ, टाइम पास करने के लिए मैं राजनीति में कोई भी नहीं आता सर ठीक है, कुछ करने के मेरे मन में भी थी इस बार शायद मेरी पार्टी टिकट देगी। मुझे टिकट देगी, बट नहीं हो सका। ठीक है, मेरी पार्टी का जो निर्णय था, मुझे उस पर कोई वो नहीं, लोगों में कुछ असेंटमेंट रही, तो फिर भी हम पार्टी के सिपाही हैं, हमें चलना है, आगे बढ़ना है, और लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनका समाधान हमने जीवन लेकिन इस बार 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट रहा हमारे यहाँ पे। हाँ, जी जी सतीश जी जीत जी, गए जी, जी, इंडिपेंडेंट जी, कैंडिडेट, जी। फिर आपके BJP से राजीव जी थे, जी जी और आई थिंक एक ताराचंद जी थे जी, कांग्रेस जी, से, जी, और एक इंडिपेंडेंट एक और थे नरेंद्र सिंह भाऊ। जी 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 तो एक मतलब दोनों पार्टी से, BJP से भी और कांग्रेस से भी रेबल कैंडिडेट्स जी जी। थे। अगर शायद अगर वो नरेंद्र सिंह भाऊ ना लड़े होते तो आपको लगता है कि सतीश जी को उसका थोड़ा कुछ फायदा मिला है? क्योंकि इस पे कुछ मैं कोई टिप्पणी नहीं बट करूंगा। आपकी ये आपको क्या पता ही है, जो वोट होता है ये जनता के पास राइट होता है। राइट हो? जनता ही देखती है सामने कि हमारे सामने कैंडिडेट्स कैसे हैं, जी जी। ठीक है ना। ये जनता का निर्णय है, उसको हमें हमेशा आप क्या सलूट करना देखते हैं चाहिए। सतीश जी जो मंत्री भी बने हैं अभी, ठीक है, नौजवान है, मैं चाहता हूँ कि वो काम करें। आपको क्या जैसे अब तक अच्छा काम किया उन्होंने अभी तक तो क्या, अभी तो उनको कुछ ही टाइम हुआ है। अर्ली डेज? हाँ, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, वो हाँ। इंडिपेंडेंट जी, जी। पहले कांग्रेस में थे। जी जी, बल्कि एक मतभेद विचारों की हो सकती है, बट मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं होना मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, विचार मेरे अलग हैं, उनके अलग हैं। चाहिए। सर एक मैं बात बोलता हूँ, आपकी पार्टी के BJP के मैक्सिमम लीडर, सेंट्रल लीडरशिप हो या स्टेट लीडरशिप, पंडित नेहरू के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। मैंने लोकसभा में भी देखा है कि जो भी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी लीडर का, बट पंडित नेहरू की लेगेसी के ऊपर अटैक करते हैं। ऑल्दो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल असेसमेंट, आई कैन यू कैन बैक टू डिसएग्री विद मी, आई फील जब देश आज़ाद हुआ था तब के जो सर्कमस्टांसेस है वो बहुत डिफरेंट थे। आज हम जो काम कर पा रहे हैं, शायद उस वक्त उन लीडर्स का विजन था कि उन्होंने भी अपनी विजडम, क्योंकि नहीं किया है, सबने किया है। विजडम से कुछ ना कुछ बेहतर सभी ने किया है। गलतियां हुई होंगी सभी ने उनसे। किया है, सभी। या गलती 62 वॉर गलती में तो होती है, जो करेगा उससे गलती होगी, जी। जो करेगा नहीं उससे गलती पर होगी। आपकी पार्टी वाले हाथ धो के नहीं, नेहरू ऐसा नहीं है, नेहरू ऐसा जी के नहीं पीछे है, पड़े ऐसा रहते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी बात आप लोकसभा में देखिए देखिए ना, ना, नेहरू जी को क्रिटिसाइज कहाँ किया जाता है? कश्मीर इशू पे, कश्मीर का मुद्दा जो बना, नेहरू जी की कहीं ना कहीं मिस्टेक रही ना, नेहरू जी की कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई ना उनसे। कुछ बातें हो जाती है नेहरू जी की, ऐसा नहीं कि सभी नेता उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, कुछ अच्छा अगर किया तो कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई, जहाँ गलती हुई है उसको क्रिटिसाइज किया जितना जाता बड़ा है। शख्स है उससे बिल्कुल, गलतियां आज अगर हमसे गलतियाँ हो रही, कल को क्रिटिसिज्म हमें बिल्कुल होगा, क्रिटिसिज्म होगा, हमें क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे, ठीक है ना, करना भी चाहिए, यही तो हेल्दी डेमोक्रेसी का एक इंदिरा वो है। गांधी जी का क्रिटिसिज्म होता है कि इमरजेंसी लगाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम कर दिया खत्म गया। किया, तो जो गलत है उसको गलत बोलना वो है, बोलना चाहिए। बट जहाँ पे उनकी अचीवमेंट्स को भी, कश्मीर को लेके नेहरू जी से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, आई इसलिए थिंक उनको उनका criticize वो किया जाता थोड़े है। से, मैं जिन भी हिस्टोरियन से भी बात करता हूँ, वो कहते हैं वो अपने आइडियलिज्म में रहते थे जी जी जी, कि इस तरह से दुनिया, लेकिन दुनिया आइडियलिज्म से शायद नहीं चलती है। नहीं चलेगी। उन्होंने पंचशील के बारे में भी वो बात जी की, जी 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 1962 की जंग में चाइना को जी, जी, दोस्ती का हाथ, उन्होंने पीठ में खंजर ठोक दिया।
तो मे बी वो गलती से ज़्यादा आइडियलिज्म में थे, जी जी दुनिया अलग तरीके से चलती थी, बिल्कुल तो आई थिंक वहाँ से उनकी कमी रह गई जी उनसे। जी जी। बाकी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी का विज़न है। आप देखिए 2014 में उन्होंने देश की बागडोर संभाली। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने डायरेक्ट गरीब आदमी की सुध ली। हमारा बैकवर्ड से बैकवर्ड गांव, दूर से दूर का गांव, लास्ट पहाड़ी पर बैठा हुआ गरीब व्यक्ति, अगर उसको किसी ने पूछा तो हम ये बात दावे से कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी योजना जो दिल्ली से उन्होंने जिसका स्विच ऑन किया, बटन दबाया, डायरेक्ट उसका बेनिफिट उसको घर बैठे मिला। पर उनके जो प्रतिद्वंदी हैं लोकसभा में, मैं एक इसमें पॉइंट ऐड करूंगा, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं लोकसभा में, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की, राहुल गांधी जी, उनके ऊपर काफ़ी एक मतलब कहा जाता है कि बीजेपी की जो सोशल मीडिया मशीनरी है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया राहुल गांधी जी को मलाइन करने के लिए, और अभी लेकिन हम देख रहे हैं कि वो अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं वो। तो आप क्या समझते हैं कि देश में जो विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्या वो मजबूत है या उसको मजबूत होने नहीं दिया जा रहा? ऐसा नहीं है। विपक्ष कैसे होगा मजबूत? डेमोक्रेसी में मैं समझता हूँ कि मजबूत डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना निहायत ज़रूरी है। डिसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बट अपोजिशन को पता भी होना चाहिए ना हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारा रोल क्या है। वो फेल कर रहे हैं आपके हिसाब से? सुनिए ना, अपोजिशन कहीं है, दिखती है कहीं? लोगों से जुड़े मुद्दे कोई है उनके पास? 234 इस बार आगे सीट उनकी, बेशक आगे, सब मिलजुल के आए हैं, बट आ गए सर। आगे लोगों से जुड़ी कोई बात है उनके पास, कोई विजन है? राहुल जी की बात की आपने, ठीक है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि यंग लीडर हैं वो, जिस तरीके से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, भारत के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अब वो पॉलिटिक्स, वो युग खत्म हो गया। जो एक युग होता था ना पहले, वो हमने देखा है वो दौर, ठीक है। इंदिरा जी आए, इंदिरा जी के बाद राजीव जी आए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की फिर बात वो कर रहे सोनिया हैं, जी आए, वो नहीं चलेगा। आपको काम करना पड़ेगा। बट काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं ना, कहते हैं ना कोशिश अभी करने कोई वालों दिखा की नहीं कभी है, हार अभी नहीं अभी होती। कोई दिखा नहीं है उनका, पर हार नहीं मान रहे हो, नहीं, अच्छी बात है ना, हार माननी नहीं चाहिए, है ना? इंसान कौन है, जो हार लीडर नहीं कौन है? वही है जो संघर्ष करे। तो क्या पता आज से 10 अच्छी साल बात है बाद कि वो, संघर्ष करना उन्होंने लेट स्टार्ट किया ना, ओके, आप मानते हैं कि उनको थोड़ी सी बिल्कुल देरी कर दी उन्होंने? बहुत लेट ये स्टार्ट। भारत जोड़ो यात्रा 5 साल पहले की होती, 5 साल नहीं, 15 साल पहले करनी थी, 15 साल, लेकिन तब या भी यूपीए 1 देश की जनता ने इनको मौका दिया। यूपीए 1 जब देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तब राहुल जी को देश का अध्ययन करना चाहिए था, यात्राएं करनी चाहिए थी, भारत को समझना चाहिए था, भारत की संस्कृति क्या है, भारत क्या है, भारत क्या चाहता है। अंडर एस्टिमेट कर गए वो तब। ठीक, वो तब एक शहजादे की तरह, राजकुमार कह लें, किंग कह लें, उसकी तरह उन्होंने अपने उनको में भी लगा कि मैं तो आ ही जाऊंगा, 10 साल उन्होंने एंजॉय किया। उनको ही क्या लगा था, या वेस्ट कर दिया। उन्होंने ये सोचा था कि हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, लोग कहाँ जाएंगे। उनके दिमाग में ये डेमोक्रेसी इंसान को जनता जनार्दन है। और मोदी जी जब आए देश 2014 में जब मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने लाया है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में सामने, तो आपने देखा कि किस तरीके का जन सलाब गैल्वनाइज हो गया। किसी ने किसी सोचा था? वो क्या रीज़न था? कहीं ना कहीं उस कांग्रेस के फेलियर से लोग इतना उठ चुके थे, मूवमेंट का लोकतंत्र से लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था, यहाँ तक नौबत आ गई थी। बड़े लोग ये सोचना स्टार्ट हो गए, यार वोट किस लिए डालना है, सरकार किस लिए चुननी है। कितने स्कैम थे, कोयला स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, बड़े बड़े स्कैम। पर क्या अन्ना हजारे मूवमेंट का कहीं ना कहीं बीजेपी को भी फायदा तो मिला सर, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने में हजारे ने जो इश्यूज उठाए थे, देखिए फायदा तो मिलता है किसी ना किसी को। फायदा तो, अगर मैं सत्ता में हूँ, मेरे फेलियर्स हैं, आप मेरे अगेंस्ट आ रहे हैं सामने, तो किसी तीसरे को तो उसका फायदा मिलेगा। ये तो है। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया, नेचुरली उसका कुछ ना कुछ फायदा थोड़ा बहुत। तो अब तो केजरीवाल जी तो अभी बेल पे हैं, वो तो अभी दिल्ली के चुनाव भी हैं, तो आप क्या सोचते हैं केजरीवाल जी की लीडरशिप पे?
क्योंकि एक केजरीवाल उनका जी वो आए की- थे सुनिए, ईमानदारी के उस पे आए थे वो। सुनिए, एक टाइम था कि जब केजरीवाल जी नए नए राजनीति में आए तो हमें लगा कि ये व्यक्ति कुछ राजनीति की परिभाषा बदलेगा। बदलेगा, आपको लगा था? मुझे लगा था, आई स्वेयर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा यार ये व्यक्ति कुछ जो कह रहा है, जो बोल रहा है, कुछ लगता है कि कोई देश में कुछ बड़ा चेंज होने वाला बदलाव है, कर देगा। देश में बदलाव होने वाला है। बट उस व्यक्ति की करनी और कथनी में जमीन आसमान का क्या अंतर है। कथनी क्या किया उन्होंने ऐसा कि आपका वो टूट गया विश्वास? उन्होंने जो भी बात की, मुझे बताओ ना, जो भी बातें की, किस पे खरा उतरे? और दिल्ली के स्कूल तो नक्शा नहीं, बदल दिया। की बात है, एक दो फील्ड में उन्होंने काम किया होगा, मैं नहीं उनको बोलता कि नहीं किया होगा। आधी स्टेट है सर। उन्होंने क्या बोला था कि हम ईमानदारी से चलेंगे, बेल पे आ रहे हैं तो बाकी ट्रायल्स हो रहे हैं, वो हो जाएगा वो भी प्रूव। एलिगेशन ही क्यों आपके ऊपर आए? अगर जनाब इतने ईमानदार थे आप, तो एलिगेशन कौन किसी पे लगा सकता है? ईमानदार पे लगा सकता है कोई? जुडिशरी सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग है, दूसरे दिन ही बेल आपको मिलती, दूसरे दिन ही पीएमएलए जज आपको बोलते कि हमारा इनको निकालिए बाहर, इनके खिलाफ कुछ नहीं है। पीएमएलए का जो कानून में नहीं, संशोधन किया ऐसा था। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, कहीं ना कहीं कुछ है, धुआं ऐसे नहीं उड़ता है। इन्होंने कहा था मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूँगा, कहा था ना केजरीवाल जी ने, बड़ा जोर जोर से चलाया था, हम सिंपल से घर में रहेंगे, आपके सेवादार बन के रहेंगे, आपके नौकर बन के रहेंगे, कहा था। कितने करोड़ रुपये खर्च हुआ उनके मकान के, बंगले की रेनोवेशन पे? डिटेल है ना आपके पास? फिर बताइए करनी और कथनी में कितना अंतर है। हम सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, हम गाड़ियों का तामझाम लेके नहीं चलेंगे, ठीक? क्या हुआ उसका? अब दिल्ली की सिक्योरिटी ली है, उसके साथ साथ पंजाब की सिक्योरिटी भी लेनी, हमें परसों पता चला। 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर। जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, मैं न्यूज़ देख रहा था टीवी पे कि ये क्या मसला है, पंजाब की सिक्योरिटी। दिल्ली वालों ने कहा भी हमने इनको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। तो पंजाब की सिक्योरिटी उनको देने का क्या मतलब? भाई पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ के सीएम ने बोला जी इनको हम भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या चीज़ें दर्शा रहे हो आप? फिर आप में और बाकी पॉलिटिशियन में कहाँ अंतर? आप बताइए ना, जिस आप जो चीज़ लेके आए थे, प्लेटफॉर्म सुनिए पे ना, आए थे आपने वो तोड़ दिया। केजरीवाल जो चीज़ लेके आया था, अब खरे नहीं बताइए रहे। एक भी पॉइंट पे वो खरा नहीं उतरा। ठीक है, मैं अपनी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी जान से लोगों को दे दूंगा, मुफ्त बांटना कहाँ तक सही है? आप ही इस चीज़ को मैं बताओ। सर मानते हैं, आई एग्री विद यू, दिस इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। ठीक है। डोलिंग आउट फ्रीबीज इज नॉट गुड इकोनॉमिक्स। जी। क्या मानते हैं कि जीवन का अंतिम हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कामयाबी या एक अच्छा इंसान बनना? मैं ये समझता हूँ कि अच्छा इंसान जो बन गया ना, वो समझो कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया, मेरा ये मानना है। अच्छा इंसान वो तभी होगा जब वो कामयाब होगा, कामयाब तभी होगा जब वो अच्छा इंसान बनेगा। पहले वो अच्छा इंसान होगा, तब जाके वो कामयाब होगा। आपको अच्छा बनना पड़ेगा, फिर आप सक्सेस होंगे। राइट सर। जी। अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं सर? मेरा सफाई का बड़ा शौक है मुझे बचपन से, ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं छोटा सा था, ये हमारा घर है ना, ये 4 कनाल का एरिया है, ये बाउंड्री जो है ये पूरा 4 कनाल एरिया है। बचपन में मैंने इसको खुद पूरा मैं साफ किया करता था। ओके। खुद झाड़ू लेके, खुद झाड़ू लेना। गार्डनिंग वगैरह भी? गार्डनिंग का मुझे बहुत शौक है, प्लांटेशन का मुझे बहुत शौक है। नेचर में रहने से मन हील होता है थोड़ा? हाँ बिल्कुल। और किचन गार्डन अच्छा हो, यहाँ पे भी है, जम्मू में भी है, यहाँ पे भी पीछे दिख रहा है। साग सब्जियाँ अपने लगी हैं, उसको देखना बड़ा अच्छा मुझे लगता है। घर का माहौल ठीक हो, बाकी न्यूज़ वगैरह पढ़ना सुनना, इनमें मुझे इंटरेस्ट है। धार्मिक कार्यों में शामिल होना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। श्री कृष्ण के बारे में आपकी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपकी क्या मतलब आस्था क्या है, और उनकी कोई ऐसी सीख जो भगवत गीता में से आपको जिसने प्रभावित किया हो बहुत? देखिए, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो बात कही है ना, वो हर एक ऐसे इंसान के लिए है जो अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको चैन नहीं आ रहा है। होता है ना कि अगर आत्मा भटक रही है आपकी, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, महाकुंभ चल रहा है तो सारे लोग वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, तो उसके पीछे भी एक है कि ये वहाँ जो डुबकी लगाएगा
वो ये चीज़ें हासिल करेगा अपने जीवन में, मोक्ष को प्राप्ति करेगा, उसका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। तरह तरह की बातें उसके पीछे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात जो की है ना, हमारा जीवन का मेन जो हमारा मिशन क्या है जीवन का, मैं उस पर आता हूँ। ये मानव जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य का चोला जो हमने ये पहनना है, हमारे शास्त्र में सनातन में ये लिखा है कि कितने लाख जूनियों के बाद ये हमें लास्ट आके इंसान का जन्म प्राप्त होता है। लास्ट जो हर एक का मिशन है वो है मोक्ष। मोक्ष, इस जन्म मरण से छुटकारा हो जाए और इंसान मोक्ष को प्राप्त, शांति मिले। हर कोई शांत रहना चाहता है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि जरूरी नहीं कि आप साधु संत बन के अपने जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हो, मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हो या संतुष्ट व्यक्ति बन सकते हो। आप अपने किसी भी फील्ड, जिस फील्ड में आप हो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, सच्चाई से अगर आप उस सेवाओं को करते हो तो आप अपने जीवन में सफल हो। राइट। हम सुबह उठते हैं ना, मिरर देखते हैं, उसके आप सबसे पहले हम जब घर से निकलते हैं मिरर देखते हैं, हम ठीक हैं, बाल ठीक हैं, फेस ठीक है, ड्रेस हमारी ठीक है। पर एक बात और है इसमें, अपने आप को तो हम देखते हैं कि हम कैसे हैं। मिरर के आगे हर व्यक्ति को एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि मैं जो हूँ, जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं जो हूँ, जो मुझे समाज दुनिया देख रही है, क्या मैं वो ही हूँ, कोई और तो नहीं हूँ। राइट। अगर आपके अंदर से आवाज़ आपको कहती है ना कि आप बिल्कुल सही हो, तो समझो कि आपका जीवन सफल, सब सही, आप सेटिस्फाइड। देखो ऐसे तो डिजायर जीवन में खत्म है, अंत है ही नहीं। क्षणिकवाद वो है ना बुद्धा, बिल्कुल अंत है किसी का, किसी चीज़ का अंत नहीं है। डिजायर्स जीवन में बढ़ती जाएंगी। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी अभी एक हम रैपिड फायर करेंगे बिफोर वी कंक्लूड। तो आपने दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना होगा जो मैं बोलूँगा। जैसे अब खाने में सर मक्की की रोटी या राजमा चावल? मक्की की रोटी। पहाड़ या बीचेस? पहाड़। पहाड़ पसंद है आपको? पहाड़। यू आर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग पर्सन? अर्ली मॉर्निंग पर्सन। सर अभी जिस दिन साहब एक क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे, फास्ट बॉलर से, तो मैं कुछ फास्ट बॉलर्स का नाम लूँगा, तो आपने उनमें से चुनना है। कपिल देव या रिचर्ड हेडली? कपिल देव। कपिल देव या जावगल श्रीनाथ? कपिल देव। कपिल देव या जहीर खान? कपिल देव। कपिल देव या मोहम्मद शमी? कपिल देव। कपिल देव या जसप्रीत बुमराह? फाइनली बुमराह आ गया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बड़ी इंटेंस हमने कन्वर्सेशंस की, पंडित बाबा जी के बारे में हिस्ट्री उनकी जानी, आपका पॉलिटिकल हमने कुछ करियर के बारे में सवाल, कुछ टफ सवाल भी पूछे पॉलिटिक्स को लेके, वो बनते ही थे, और आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना। इट वाज रियली हार्टी कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा सर आपको। मुझे भी आप आए और काफ़ी टाइम एक साथ हम बैठे, काफ़ी जानकारी हमें भी आपके माध्यम से मिली और बहुत ही अच्छा लगा। फिर जल्दी का भी आपसे मुलाकात। बिल्कुल सर, इट वाज एन ऑनर। और ईश्वर आपको आपके रास्ते पे आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करें आप। हमारी यही बेस्ट विशेज़ हैं आपको। थैंक यू सो मच। खूब आगे बढ़ें और हमें भी अच्छा फील होगा। आप अपने इलाके का, अपने परिवार का नाम रोशन करें, यही हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे सुरेश शर्मा जी, हु हैपेंस टू बी डीडीसी मेरा मांद्रिया, एंड ही इज a youth leader in this area particularly and in the state of Jammu and Kashmir. And in this podcast we try to understand what are the problems that we have faced in this particular part of India. It's a border area. Jammu and Kashmir is a border area here. And what were the problems जो आज से 30-40 साल पहले रोड कनेक्टिविटी के क्या इश्यूज थे, उनको हमने समझा, और उस वक्त से लेके अब तक किस तरह का बदलाव आया है।
तो हम मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नए चैंपियन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इट्स मी नवजोत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।